नमस्कार मेरे प्यारे बच्चे, स्वागत आपका अनअकैडमी पर। मैं निखिल गोयल आप सभी के लिए आज भौतिक क्षेत्र के आधारित एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं जिसका नाम आता है बंधित गति। आज मेरे प्यारे बच्चे मैं आप सभी के साथ बंधित गति को रूबरू करने वाला हूं। आप लोगों को बंधित गति के बड़े सूत्र और तथ्य विस्तार में बताने वाला हूं। और मेरे बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो बंधित गति का विषय है, ये इसमें एक ट्रिक यूज होती है जो कि ट्रिक बच्चों को कम पता होती है, और उस ट्रिक के माध्यम से हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, अपना टाइम बचा लेते हैं और आपके एग्जाम में नंबर अच्छे आ सकते हैं। तो बेटा शुरू करने से पहले अपने बारे में बताता हूं। जैसा कि आपको पता है मेरा नाम निखिल गोयल है और पेशे से मैं सिविल इंजीनियर हूं और कई लंबे अरसे से बच्चों को सिविल इंजीनियरिंग और फिजिक्स यानी भौतिकी पढ़ाता आ रहा हूं। मेरे कई बच्चे अपनी अपनी मंजिल को प्राप्त कर चुके हैं, कई लगे हुए हैं प्राप्त करने में। तो अगर आप लोग भी मुझसे नीट की तैयारी करना चाहते हैं और मेरे द्वारा भौतिकी क्षेत्र को बहुत महारत हासिल करना चाहते हैं, नीट में अच्छे अंक स्कोर करना चाहते हैं, तो मैं अनअकैडमी पर अपनी टीम के साथ मिलकर आप लोगों को नीट 2022 की तैयारी करा रहा हूं। तो मेरे बच्चे आप जुड़ने के लिए किस माध्यम से जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पर? अनअकैडमी पर जुड़ने के दो माध्यम है। एक माध्यम है देवियों सज्जनों जिसको हम कहते हैं प्लस कोर्स। एक माध्यम होता है आप लोगों का आइकॉनिक कोर्स। प्लस कोर्स उन बच्चों के लिए है जिनको लेक्चर्स की जरूरत है, डाउट पूछने की जरूरत है, जिनको टेस्ट देने की जरूरत है, जिनको नोट्स चाहिए, उन लोगों के लिए प्लस कोर्स होता है, क्योंकि प्लस कोर्स के अंदर ये सभी चीजें होती है। और सबसे बड़ी बात है अनलिमिटेड देख सकते हो, रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होता है, जितना मर्जी देखो, जहां मर्जी देखो, जैसे मर्जी देखो, कोई दिक्कत नहीं है। आइकॉनिक कोर्स उनके लिए होता है जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है, या जिस बच्चे ने इससे पहले ढंग से तैयारी नहीं करी है, या उसको गाइडेंस की जरूरत है। मेरे बच्चे उसको बेसिकली ये नहीं पता कि किस रास्ते पर जाना है, कैसे तैयारी करनी है, तो आप लोगों को आइकॉनिक कोर्स में आना चाहिए, क्योंकि आइकॉनिक कोर्स में बड़ी खास बात होती है जिसमें आप हमसे डायरेक्ट वन ऑन वन इंटरेक्शन कर सकते हो, बात कर सकते हो। अनअकैडमी का बड़ा खूबसूरत फीचर लगता है मेरे को ये कि हम आपसे बात कर सकते हैं, आपके दिल की बात आपके शब्दों के द्वारा हम सुनकर उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं और आप तैयारी में आराम से सुविधाजनक चल सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा ऑफर आता है। ऑफर क्या रहता है कि जब आप अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स एनरोल करते हैं ना, कोई भी, अभी तो मैं नीट की बात कर रहा हूं, लेकिन आपका कोई दोस्त है वो किसी भी कोर्स को कर सकता है, तो भाई लास्ट में एक ऑप्शन आता है कोड लगाने का। वहां पर कोड लगाएंगे ना, जैसे योद्धा, मेरे देवियों सज्जनों, योद्धा कोड लगाते ही आपको अनअकैडमी की तरफ से गिफ्ट मिलता है, शुरुआत में ही गिफ्ट भाई, ताकि दिल खुश हो जाए। गिफ्ट होता है आपका 10% ऑफ, पूरी कॉस्ट पे 10% ऑफ हो जाता है, प्लस एक पुष्टि हो जाती है, ये अनअकैडमी का स्पेशल कोड है जैसे। तो इस कोड को लगाने से आप उस कैटेगरी के किसी भी एडुकेटर से अपने डाउट पूछ सकते हो, क्योंकि देखो जिंदगी में तैयारी करने का मौका दोबारा नहीं आता। जिंदगी में तैयारी आप लोगों को अभी करनी होती है, 2-3 साल आपको मिलते हैं, और वो तैयारी अगर ढंग से हो जाए तो आने वाला जो समय है ना, भविष्य सुनहरा बीतता है। हाँ, इसलिए कोई कमी ना रह जाए, और कमी ना रहे, आप लोग आने वाले समय में योद्धा बनो। उसी योद्धापन का एहसास दिलाने के लिए अनअकैडमी ने कोड रखा योद्धा, फील आनी चाहिए। तो अनअकैडमी का योद्धा कोड स्पेशल इसीलिए है कि उस कैटेगरी के सभी एडुकेटर से आप पढ़ सकते हो, उनके नोट्स ले सकते हो, उनसे डाउट पूछ सकते हो, और ये सब में मान्य है। कोई दोस्त है ना तुम्हारा जो किसी और चीज की तैयारी कर रहा है, अनअकैडमी पे भारत के सर्वश्रेष्ठ एडुकेटर पढ़ाते हैं, तो अगर उनसे पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कोई योद्धा लगा सकता है, उसको भी समान बेनिफिट मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, बाकी मुझसे और मेरी टीम से जुड़ने के लिए ये मेरा पर्सनल कोड है, यहां भी आपको 10% तो मिलता ही मिलता है। ठीक है बेटा, चल अभी जल्दी से थम्स अप करो, समझ आ रही है? एक छोटी बात बताना चाहता हूं कि बेटा प्लस कोर्स जरूरी क्यों होता है, ध्यान से सुनना। प्लस कोर्स जरूरी इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है कि आपके समाज में नीट की अगर आप बात करो तो नीट का सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाता है एक बच्चे के स्तर से, उसको चीजें समझ नहीं आती। अब हमारे, आपको भी पता है ब्रह्मांड के अंदर जो है 3/4 हिस्सा पानी पानी है, आज ब्लू है पानी पानी पानी, लेकिन उसमें से पीने योग्य तो बहुत कम है। तो उस पानी का हमारे लिए क्या बेनिफिट होगा अगर वो हम पी नहीं सकते, उनसे हम नहा नहीं सकते, वो सिर्फ पानी है, हमारे उपयोग में नहीं आएगा। ठीक इसी तरीके से आपका नीट का सिलेबस भी हो जाता है, कई ऐसी चीजें होती है जो तुम्हें उपयोग में नहीं आने वाली,
अब पढ़ क्यों रहे हो उसको, समय बर्बाद नहीं करना। तो क्वांटिटी और क्वालिटी के खेल को आभास करते हुए नीट का कोर्स अनअकैडमी आपके लिए लेकर आता है कि क्वांटिटी से पीछे छुड़ाओ और क्वालिटी के पीछे भागो। ज्यादा नहीं पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, उतना पढ़ो जितना आवश्यक है, और नीट में अच्छे अंक हासिल करो बस। तो प्लस कोर्स इसीलिए भी आपके लिए थोड़ा जरूरी हो जाता है। ठीक है, चल जल्दी बेटा थम्स अप करेंगे। ओके, अभी आज का जो सेशन है उसके बारे में मुद्दे की बात करता हूं। जैसा कि सबको पता है बेटा, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कॉन्स्ट्रेंड मोशन। कॉन्स्ट्रेंड मोशन को मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और इसको दो हिस्सों में कवर अप करूंगा, एक आज और एक परसों। कॉन्स्ट्रेंड मोशन को बिल्कुल डिटेल से समझना। मैं पहले ही कहता हूं कि इसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, और वो ट्रिक करने के बाद बड़े बड़े क्वेश्चन देख के जो आपको डर लगता है वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले शब्द आता है कॉन्स्ट्रेंड। कॉन्स्ट्रेंड को हिंदी में कहते हैं बंधित। क्या कहते हैं बेटा? बंधित। और अगर मैं देसी भाषा में बोलना चाहूं, जिसको हम हिंदी नहीं कहते, हम उसको कहते हैं बंधा हुआ। उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं, ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं, बस सिखाऊंगा। मैंने कहा मान लो तुम्हारे पास इस तरह का एक दीवार है, ये फर्श है, ये दीवार, ठीक है। फर्श और दीवार के बीच में बेटा तुम लोगों ने क्या करा, एक छड़ी रख दी, ठीक है। और मैंने कहा कि यार एक चीज तो आपको पता है कि अगर ये छड़ी आगे की तरफ फिसल रही है, मान लो ये छड़ी आगे की तरफ फिसल रही है, तो जाहिर तौर पे ये छड़ी नीचे की तरफ आएगी ही आएगी, कोई शक तो नहीं है। मैंने कहा अगर छड़ी का एक वाला किनारा, ए वाला किनारा आगे की तरफ फिसल रहा है, तो 100% ये श्योर है, इस चीज की 100% संभावना है कि बी जो है वो नीचे की तरफ आएगा ही आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, छड़ी है, ये इस तरीके से हो जाएगा, पलट जाएगा, फिसल जाएगा। ठीक इसी तरीके से मैंने कहा मान लो आपके पास एक क्या है बेटा, एक रॉड है। एक क्या है? रॉड है। और रॉड कैसी है आपके पास? रिजिड। रिजिड को कहते हैं ठोस। ठोस छड़ है। इस छड़ के आपके पास दो किनारे हैं, एक किनारा ए, एक किनारा बी, एक किनारा सी। ये जल्दी बोलियो यस और नो। मैंने कहा अगर सी किनारे का आगे की तरफ जो वेग है वो 2 मीटर प्रति सेकंड है, तो मैंने कहा इस रोड पर आधारित दो बिंदु ए और बी, इन दोनों का भी मान आगे की तरफ 2 मीटर प्रति सेकंड ही होगा, और ए बिंदु का भी आगे की तरफ 2 मीटर प्रति सेकंड का ही मान देखने को मिलेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? जल्दी बोल मेरे बच्चे, यस और नो बोल। क्या मैं तुमको सही कह रहा हूं? जल्दी से यस और नो बोलो कि क्या मैंने सही बोला। अगर सी बिंदु आगे की तरफ जा रहा है, यानी छड़ का एक बिंदु, तो भाई ए और बी भी आगे की तरफ 2 की गति से चलेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से, सबको पता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसी चीज को अगर मैं दूसरी भाषा में कहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं बेटा? इसी चीज को मैं कहता हूं कि ये आपस में कैसा है? ये बंधा हुआ है। ये कैसा है बेटा? ये बंधा हुआ है। इसी को कहता हूं, इस तरह की सारी गति को मैं कहता हूं क्या? बंधित गति। क्या कहता हूं बेटा? बंधित गति। यानी इसी को मैं कहता हूं कॉन्स्ट्रेंड मोशन। ठीक है बेटा, आप समझते हैं। तुम्हें मैंने कहा मान लो कि तुम्हारे पास एक छोटा सा उदाहरण पुष्टि करने के लिए कि तुम्हें समझ आया कि नहीं आया। मैंने कहा मान लो तुम्हारे पास क्या है? एक इलास्टिक है, या इलास्टिक भी नहीं है, बहुत छोटा सा एग्जांपल, एक स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग पे एक तरफ एक ब्लॉक है मास ए, और दूसरी तरफ बेटा दूसरा डब्बा है मास बी। मैंने कहा स्प्रिंग सबको पता है क्या होता है, बच्चों वाली बात है। अगर इसका डब्बा ए आगे की तरफ 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, तो मेरे को सिर्फ आपको यह बताना है क्या इस स्प्रिंग के अंदर कोई बंधित गति पैदा होगी कि नहीं होगी। जल्दी बताओ, क्या इस स्प्रिंग के अंदर बंधित गति पैदा होगी कि नहीं होगी, ये बताओ जल्दी से मेरे बेटे। डॉक्टर आरुषि, दीक्षा, राजकुमार, शिव बागेल, मोनू कुमार, प्रिंस, बहुत बढ़िया, कौशल, सचिन, जल्दी करेंगे बेटा। क्या इस स्प्रिंग के अंदर बंधित गति आएगी कि नहीं आएगी? क्या कॉन्स्ट्रेंट मोशन आएगा? सुधांशु, ज्यादातर बच्चे कह रहे नहीं आएगा, लेकिन धीरज मजे ले गए।
मैंने कहा बेटा क्यों आएगा, कॉमन सेंस लगाओ। आपको पता है स्प्रिंग खिंच जाती है। खिंचने का मतलब है, सोचकर देखो, आगे वाला डब्बा अगर 5 से चल रहा है ना, तो जरूरी नहीं है कि पीछे वाला भी 5 से ही जाएगा, नहीं, हो सकता है कि पीछे वाला रुके ही रहे। शुरू में क्या हो रहा है, इनिशियली आपका पीछे वाला रुका रहेगा, जब तक स्प्रिंग खींच नहीं जाती। पहले स्प्रिंग खींचेगी, फिर पीछे वाला डब्बा मूव करना स्टार्ट करेगा। सोच कर देखो। तो मैंने क्या कहा कि ये स्प्रिंग कैसी है, ये इलास्टिक है। मैंने कहा स्प्रिंग कैसी है, इलास्टिक है, यानी ये खींच सकती है। यानी ये स्प्रिंग कैसे है बेटा, खींच सकती है। अब खींच सकती है कोई भी वस्तु, तो तुम्हें दिख रहा है कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट का मान समान नहीं है, अलग अलग है। और उस मोशन के अंदर जब एक रस्सी से, एक स्प्रिंग से, या दो संबंधित वस्तुओं का वेग अलग अलग होता है, उसको कॉन्स्ट्रेंड नहीं कहता, उसको बंधित नहीं कहता। तो मैंने कहा बेटा ये तो मेरे को समझ आ गया कि ये बंधित नहीं है। नोट करके लिखवा देता हूं, छोटी सी बात है, पता होनी चाहिए, पेपर में नहीं आती ये सब। तुम्हें कह रहे हैं मेरे दिल के टुकड़े कि कॉन्स्ट्रेंड मोशन के लिए, बंधित गति के लिए आपकी एक अनिवार्यता है। क्या है वो अनिवार्यता, ध्यान से देखेंगे। बंधित गति के लिए अनिवार्य क्या है, बंधित गति के लिए अनिवार्य यही है कि आपका जो संबंध केंद्र है, संबंधित माध्यम है, वो माध्यम कैसा होना चाहिए। मैंने कहा रस्सी है, रिजिड होनी चाहिए। स्प्रिंग रिजिड नहीं है, काम नहीं हो पाएगा। लकड़ी जो है, अगर 2 बॉक्स को लकड़ी से बांध दिया तो साम्यता, एक बॉक्स का जो वेग है दूसरे का भी वही रहेगा। तो कैसा होना चाहिए वो माध्यम, वो रिजिड होना चाहिए, यानी वो माध्यम 100% आपका ठोस होना चाहिए। क्लियर है। अब मैं बता देता हूं, बंधित गति को हम लोग 3 भागों में तोड़ते हैं। कौन कौन से वो भाग होते हैं बेटा, इसके 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार से बंधित गति को पढ़ा जाता है। पहला होता है बेटा रिजिड छड़, पहला होता है रिजिड छड़ के अंदर। दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों का पुली सिस्टम, यानी आप घिरनी के अंदर भी ऐसा देखोगे कि बंधित गति चल रही है। तीसरा आता है मेरे प्यारे बच्चे वेज सिस्टम, यानी नत तल। तो 3 प्रकार से आप बंधित गति के उदाहरणों को अपने एग्जाम में देख सकते हैं। वैसे ज्यादातर, सामान्यतः सबसे ज्यादा कौन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा आपके एग्जाम के अंदर अगर कोई आया तो वो पुली, मतलब उदाहरण या प्रश्न किसी का आया तो पुली का आएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करता हूं, शुरू से लेकर प्रभु का नाम। उससे पहले पुष्टि करना चाहूंगा, समझ आ गया, जल्दी से कह दे हाँ आ गया। कॉन्फिडेंशली, कॉन्फिडेंशली कहो मेरे बेटे समझ आ गया। मंजीत कनौजिया, ये कोई चैप्टर नहीं है, ये एक विषय है, चैप्टर नहीं है ये एक विषय है कॉन्स्ट्रेंड मोशन का। तो वो कॉन्स्ट्रेंड मोशन पढ़ा रहा हूं। ठीक है मंजीत भाई, जल्दी से चलो, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले मेरे पास आता है, मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं कि रिजिड छड़ का हिसाब किताब कैसे चलता है। मैंने कहा बेटा तुम्हारे पास सबसे पहले आएगी रिजिड छड़। उदाहरण के साथ सबसे पहला एग्जांपल, आप लोगों को जल्दी जल्दी उत्तर करना है, मैं इसके लिए आपको समय नहीं दूंगा, आप लोग करते रहना। ठीक है बेटा, एक छड़ है आपके पास और वो छड़ आगे इस किनारे से इस किनारे तक ए और बी से है। अगर वो छड़ का आगे की तरफ चल रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो आपको बोला गया है कि इस छड़ का वेलोसिटी ऑफ बी कितना होगा। दूसरा कह रहा है इस छड़ के केंद्रित बिंदु का मान। केंद्रित बिंदु समझते हो आप लोग, चलो वेलोसिटी ऑफ बी करते हैं, छोड़ो अभी केंद्रित बिंदु को, मैंने पढ़ाई नहीं है तुमको वो। ठीक है, तो इसको हटाओ, सबको पता है, मेरे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये रिजिड रॉड है तो वीबी का मान कितना होगा, जितना वीए का मान था, और समान दिशा में। मैंने कहा वीबी इज इक्वल टू वी ए होगा, जिसको मैंने कहा बेटा 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इतना आसान थोड़ी, ये तो मैंने शुरू करा है, आपको मैं आराम दिला रहा हूं। अभी तो खेल खेलूंगा तुम्हारे साथ। देखो
अब आता है दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में मैंने कहा वही एग्जांपल ले लेता हूं कि तुम्हारे पास मेरे दिल के टुकड़े, ये है आपकी दीवार, ये है आपका फर्श, एक रॉड है और वो रॉड ऐसे रखी हुई है दीवार के सहारे, ठीक है। ये रॉड का किनारा ए है, ये रॉड का किनारा बी है। ध्यान से सुनते रहना, मजा आएगा पढ़ के। ये कोण का मान है 30 डिग्री। तुम्हें बोला गया है, चलो 30 भी ना लेके मैं 45 ले लेता हूं ताकि सॉल्यूशन करने में आसानी रहेगी। और अगर ए वाला किनारा बेटा आगे की तरफ 3 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है, ए वाला किनारा आगे की तरफ 3 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है, तो बी वाले किनारे का नीचे आने का वेग कितना होगा ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए में 4 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी में 3 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी में 2 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी में नन ऑफ द अबव। इसको 45 मत करो, नहीं तो चीजें जो है मैं जो समझाना चाहता हूं वो नहीं आ पाएगा। 30 डिग्री करो। हाँ चलो, इस तरह के प्रश्न को मैं सॉल्व कराता हूं, एक मैं बताऊंगा ताकि आने वाले सभी प्रश्न आप सीख जाओगे, ठीक है। ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करता हूं मेरे देवियों सज्जनों इस प्रश्न की, तो मैं कह सकता हूं भाई ये आपकी छड़ है, उस छड़ पे ये आपका बी किनारा है, ये आपका ए किनारा है, क्षैतिज दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण है और आगे की तरफ चल रहा है ये कितने के वेग से, आगे की तरफ कितने के वेग से चल रहा है, 3 के वेग से। तो आपको बोला है कि बी का नीचे आने का वेग कितना होगा, ये आपको बताना है। ध्यान से सुनिए मेरे देवियों सज्जनों, मैं अपने बच्चों के लिए एक बात लिख सकता हूं यहां पर कि आपका ये अगर 30 डिग्री है तो जाहिर तौर पे ये 60 डिग्री है। हाँ है। और मैं जानता हूं किसी भी चीज को एनालाइज करने के लिए मेरे को साम्यावस्था निकालनी पड़ती है। अगर भौतिक क्षेत्र में किसी भी मान को निकालना चाहते हो, भौतिकी के अंदर, फिजिक्स के अंदर किसी भी क्वांटिटी को निकालना चाहते हो, तो तुम्हें इक्विलिब्रियम मानना पड़ेगा। ये तो पता है आपको। तो साम्यावस्था आपको लेनी पड़ती है कब कब, ये आपको पता है। ध्यान से देखना, आपको ये भी पता है साम्यावस्था लेते हुए हमेशा एक तल पर चलते हैं। साम्यावस्था की एक कंडीशन होती है कि ये हमेशा एक तल पर देखी जाती है। एक तल एक बार, एक बारी में एक तल पर देखी जाती है। ये कैसे होती है अभी समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ये आपको पता है बेटा। ये मान लो आपका एक वेग है, क्या मैं लिख सकता हूं ये वेग रिजॉल्व हो सकता है ऊपर नीचे की तरफ? आपने कहा बिल्कुल हो सकता है यार। मैं लिख सकता हूं बेटा, ये मान ले -3 है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं और इसको भी लिख सकता हूं ऐसे? हाँ। क्या मैं मेरे बेटे इसको रिजॉल्व करके ये लिख सकता हूं कि अगर ये 30 डिग्री है और ये 3 है तो ये आ जाएगा 30 cos 30? जल्दी बता दे मेरे बेटे, समझ आ गया? अगर ये 30 डिग्री है तो ये आ जाएगा -30 cos 30। आया कि नहीं आया जल्दी बता? बिल्कुल आया यार। और आपने कहा मेरे बेटे नीचे की तरफ कितना आ जाएगा? आपने लिखा 3 cos 30। ऊपर ऋणात्मक नीचे धनात्मक, वो कोई फर्क नहीं है। और ठीक इसी तरीके से अगर इसका v वेग नीचे की तरफ जा रहा है तो इसकी दिशा में कितना होगा? आपने कहा इसकी दिशा में आ जाएगा v cos 60। इसकी दिशा में कितना आ जाएगा? v cos 60। क्या मैं लिख सकता हूं दोनों के दोनों वेग का मान समान कर सकता हूं साम्यावस्था में? ध्यानपूर्वक सुनेंगे मेरे बेटे। आपने कहा साम्यावस्था में दोनों वेगों का मान समान रख सकता हूं। क्या मैं लिख सकता हूं 3 cos 30 जो है वो v cos 60 के बराबर है? और सॉल्व करने के बाद बहुत आसानी से सॉल्व करा। मैंने कहा 3√3 जो है वो आपके v का मान आ रहा है। चलो जल्दी से मेरे को एक बारी यस करके लिखो, आपको समझ आया कि नहीं आया, और कोई डाउट है तो पूछो। यहां आपने समझा क्या, ये चीज समझाता हूं। आप यस करके लिखो समझ आया, जिसको नहीं आया वो थम्स डाउन करना, ठीक है। आपको एक नोट करके याद रखना है कि भाई कॉन्स्ट्रेन्ड मोशन में मैंने एक चीज देखी
पीछे वाले एग्जाम्पल में भी कॉन्स्ट्रेन्ड मोशन में एक चीज देखी कि आपके छड़ के ऊपर जितने भी बिंदु है, छड़ के ऊपर जितने भी बिंदु है, उन सभी बिंदुओं का जो वेग है वो बिल्कुल समान है, प्लस उन सभी बिंदुओं के वेग की दिशा भी समान है। आपने कहा अगर ये छड़ आगे चल रही है 5 की गति से, तो ये सभी के सभी बिंदु जो है ये 5 की गति से आगे चलेंगे, बिल्कुल वैसे। तो मैंने कहा क्या मैं लिख सकता हूं, अगर ये हिस्सा जो है आगे की तरफ फिसल रहा है, काफी बच्चों को समझ नहीं आया, दोबारा सुनेंगे। ये हिस्सा अगर आगे की तरफ फिसल रहा है तो जाहिर तौर पे मैं इस आगे की तरफ आने वाले वेग के कारण छड़ में कितना वेग पैदा हो रहा है वो निकाल सकता हूं। छड़ में कितना वेग पैदा हो रहा है वो निकाल सकता हूं। आपने कहा बिल्कुल सही है, अगर ये 3 है, छड़ की दिशा ये है, उसने इसके साथ 30 डिग्री कोण बना रखा है, तो ये आ गया 3 cos 30। और जो वेग छड़ में ए वाले हिस्से पर है वही वेग छड़ में बी वाले हिस्से पर होगा कि नहीं होगा? आपने कहा होगा यार। तो बी वाले हिस्से पर जो वेग आ रहा है छड़ का, उसका वेग मुझे पता नहीं है। मैंने कहा नीचे आने का वेग अगर मेरा v है, ये प्रश्न में कह रहा है नीचे आने का वेग अगर v है, तो क्या छड़ की दिशा में मैं इसका एक वियोजन कर सकता हूं? मैंने कहा ये 60 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? 30, 90 और 60, अरे 180 डिग्री होता है ना तीनों का सम। आपने लिखा ये हो जाएगा v cos 60, और मैंने कहा छड़ के हर एक बिंदु का मान बिल्कुल समान होगा। आपने लिख दिया 3 cos 30 v cos 60 के बराबर है, यानी v का मान आपका आ गया। अब समझ में आया बेटा? VS सॉन्ग्स, भावना, कौशल, उसके बाद अंजलि, कल्पना, सचिन, आरती, अब समझ आया बेटा? इन बच्चों से मेरे को थम्स अप चाहिए जिन बच्चों ने डाउन करा था, कि वो तथ्य पता लगा, वो तथ्य क्या है। अभी एक और उदाहरण करोगे तुम। मैंने क्या कहा? मैंने कहा नोट करके मेरे को एक बात पता लगी कि बंधित गति के दौरान, बंधित गति में छड़ के हर बिंदु पर, छड़ के हर बिंदु पर वेग का मान समान होता है, वेग समान होता है। आपको क्लियर आ गया मेरे बेटे? जल्दी से मेरे को सभी बच्चे जो जो ना कर रहे थे उनको क्लियर होना चाहिए, अब की बार क्लियर है। चलो बेहतरीन, एक और प्रश्न कराता हूं, अब सुनना क्या कह रहे हैं। अब तुम्हें कह रहे हैं कि तुम्हारे पास तीसरा प्रश्न इस तरीके का देता हूं, ये आपको कई सारे मटेरियल में देखा हुआ मिल जाएगा। एक आपके पास इस तरीके की रस्सी है और इस पे एक ब्लॉक है बेटा, इस पे एक ब्लॉक है। इसका क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण है वो है आपका 60 डिग्री, इसका क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण है बेटा वो है 30 डिग्री, और ये किसी पुली के माध्यम से जा रही है ऊपर से। ये ऐसे मतलब पुली से लटकी हुई है, ये चीज पता है। कह रहे कि ये एक पुली के माध्यम से लटकी हुई है ऐसे, ठीक है बेटा। तुम्हें बोल रहा है कि अगर ए वाला जो आपका हिस्सा है, ये ए वाला हिस्सा आगे की तरफ जा रहा है 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो कह रहा है कि बी वाले हिस्से का मान क्या होगा ये बताओ। आपके बी वाले हिस्से का वेग का मान क्या होगा ये बताओ। जल्दी करेंगे मेरे बेटे, कोशिश करो, तुम अपनी कोशिश करो, मैं अपनी कोशिश करता हूं, दोनों का फिर बाद में देखेंगे। तुम अपनी करो। चलो बेटा, मेरा तो उत्तर भी आ गया, इससे ज्यादा का समय नहीं था, ध्यान से सुनेंगे क्या हो रहा है। मेरा हर बच्चा यहां पर कह सकता है कि आपकी रस्सी के अंदर आने वाले वेग का मान कैसा समान होगा। अगर ये रस्सी आपस में बंधी हुई है तो बंधित गति में यही होता है कि इस रस्सी में हर बिंदु के वेग का मान समान, इस रस्सी में हर बिंदु पर वेग का मान समान होगा। क्या मैं लिख सकता हूं बी वाली स्थिति में
इस तरफ आपका कितना वेग आएगा? आपने लिखा वीबी cos 60। यहां तक क्लियर है आपको? ठीक आपके ए के कारण रस्सी की दिशा में, रस्सी की दिशा में ए के कारण कितना आ जाएगा? 3 cos 30। और मैं जानता हूं कि बंधित गति में दोनों का मान कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। उत्तर मेरे हाथ में, यस चाहिए। बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेटा, मुझे अच्छा लगा, अच्छा लगा, आपको समझ आ गया। अब मेरी बात को क्लियर करना। अब इसके बाद मेरी बातें आती है पुली कंसेप्ट पे। ये 2-3 एग्जांपल ही होते हैं, ज्यादा नहीं। एक एग्जांपल और दे देता हूं, इससे ज्यादा क्या लोगे? एक और ले लो। चलो, एक क्वेश्चन है बेटा तुम्हारे पास। ये तुम्हारे पास एक रस्सी है जो कि मैंने 2 पोल के माध्यम से बांध रखी है। इस रस्सी पे है 27 साल में होने वाली तुम्हारी मंगेतर की अंगूठी। और मैंने कहा बेटा यहां पर एक बक्सा है और उस बक्से के अधीन मैंने एक पुली लटका रखी है। वो बक्सा दीवार में फिक्स है। कैसा है? दीवार में फिक्स है, वहां से एक पुली लटकाई। आपके इस अंगूठी से बंधी हुई है एक रस्सी और रस्सी से बंधा हुआ है एक द्रव्यमान जिसका मास m है। तो मैंने तुम्हें कहा अगर यह द्रव्यमान नीचे आ रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ, ध्यान से सुनेंगे। अब जाहिर तौर पे अंगूठी रस्सी पे आगे फिसल सकती है। जैसे जैसे द्रव्यमान नीचे खींचा आएगा वैसे वैसे ये अंगूठी आगे जाएगी, ये तो पता है आपको। तो मैंने कहा ये अंगूठी जो है ये आगे जा रही है v वेग के साथ, और आपको कह रहा है इस v वेग का मान क्या होगा ये बताओ। अगर आपके इधर जो कोण का मान गिवन है, ये जो कोण है बेटा, इस कोण का मान आपको गिवन है यहां पर 30 डिग्री। इस कोण का मान है 30 डिग्री। सॉल्व करो कितना आ रहा है जल्दी से, जल्दी से मेरे बच्चे। cos 30 की वेलोसिटी 3 थी। हाँ तो मैंने 3 ही तो लगाई थी बेटा। अंजलि चौधरी देखो ना, आप बाकी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। एक बारी मैं अंजलि का कंसेप्ट कर देता हूं। ये बेटा 3 है लेकिन ये इस दिशा में है। आपको निकालना तो रस्सी की दिशा में होता है ना अंजलि, आपको रस्सी की दिशा में निकालना होता है हमेशा। देखो यहां भी रस्सी की दिशा में चल रहा है, यहां भी रस्सी की दिशा में चल रहा है। हमेशा आपको रस्सी या माध्यम की दिशा में निकालना होता है, बांध माध्यम। इसलिए मैंने 3 cos 30 करा। प्रश्न करेंगे बेटा जल्दी से। आजकल मैं क्लास नहीं ले पा रही हूं, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड देख लिया करो बेटा। लाइव आने से ऐसा कौन सा अनोखा कुछ मिलेगा, बस डाउट समझ आ जाते हैं लाइव में। चलो मैं सॉल्व करता हूं, अब आप ध्यान देना क्या चल रहा है। आपको एक बात तो पता है मैंने क्या बोला। मैंने कहा एक ही सूत्र होता है भाई, रस्सी के वेग को समान करना है, रस्सी का वेग होना चाहिए। अब ये नीचे जा रहा है 5 की गति से, तो जाहिर तौर पे रस्सी का वेग नीचे की तरफ 5 है। रस्सी का वेग नीचे की तरफ 5 है ना? हाँ है। और मैं लिख सकता हूं कि हर बिंदु पे 5 है। रस्सी का वेग हर बिंदु पे 5 है। यहां 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 रस्सी 5 से आ रही है, रस्सी 5 से खींच रही है ना नीचे। हाँ तो मैंने कहा रस्सी की दिशा में हर बिंदु का मान 5 होगा। कोई दुविधा तो नहीं है, कॉमन सेंस लगाई मैंने। रस्सी 5 से नीचे खींच रही है तो ये पूरी रस्सी 5 से ही खींचती हुई नीचे आएगी। लेकिन ये आगे जा रहा है v से और ये है 30, तो ये भी 30 होगा। क्या मैं लिख सकता हूं कि अगर ये v है, इस दिशा में आने वाले वेग का मान कौन सा? रस्सी का मान। तो रस्सी आपका हो गया v cos 30। और मैंने कहा रस्सी के वेग का मान है 5, रस्सी के हर बिंदु पे 5 है। तो मैंने कहा ये रस्सी के मान के बराबर हो गया। क्या मैं लिख सकता हूं मेरे बच्चे v का मान आ गया 5 × 2 अपॉन √3, यानी 5/√3। उत्तर आ गया आपका। चलो जल्दी से यस करो, समझ आया कि नहीं आया? मजेदार था। यस करेंगे बेटा, समझ आया कि नहीं आया आप सभी को? बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और जो जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं बस उतना समझते रहो तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। सॉरी 10 आएगा, 5 नहीं 10। हाँ वो कर लेंगे, वो सब तो बच्चों वाली बात है। चलो क्लियर।
अब इसके बाद अगला कंसेप्ट आता है बेटा जिसको मैं कहता हूं पुली कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट आता है तुम्हारे पास जिसको मैं कहता हूं पुली कंसेप्ट। अब पुली कंसेप्ट को हिंदी में बोला जाता है घिरनी, लेकिन आपने आज से पहले पुली हो सकता है मुझसे पढ़ी हो, स्पेशल क्लास में मैंने पूरी पुली सिस्टम पढ़ा दिया, जाकर आप देख सकते हैं। मेजर चीज आती है कि पुली कंसेप्ट को अब मैं घिरनी वाले बांधित गति में लाने वाला हूं। कैसे होगा ध्यान से सुनना, सबसे आसान। पहली बात आती है कि इस तरह के सिस्टम को हम यूज कब करते हैं। इस बंधित गति को बेसिकली यूज कब किया जाता है ना, तो ज्यादातर मैक्सिमम अधिकतम इसका जब ही मान उपयोग में आता है जब आपकी घिरनी भी मूव कर रही होती है। जब आपकी घिरनी की गति आपके शून्य से ज्यादा होती है तो आप बेसिकली इसका उपयोग करते हैं। उदाहरण देता हूं, मान लीजिए आपके पास एक घिरनी है, ये आपकी पुली है बेटा, और इस पुली पे एक तरफ है एक रस्सी और दूसरी प्लस है दूसरी रस्सी। मैंने कहा ये पुली ऊपर की तरफ जा रही है 2 मीटर प्रति सेकंड से, ये रस्सी नीचे की तरफ आ रही है 3 मीटर प्रति सेकंड से, तो कह रहे इसके वेग का मान पता करो कितना है। इस तरह के कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, जब भी आपको इस तरह का कोई कंसेप्ट मिले जहां पर आपकी पुली जो है यानी आपकी घिरनी जो है अगर वो गतिशील अवस्था में हो, तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि यहां पर आप बंधित गति का कंसेप्ट लगाओगे ही लगाओगे। सबसे पहली बात अब सुनो, तुम्हें मैंने कहा कि ये सब समझ आने के बाद 2 बातें आती हैं यहां पर कि आप लोग करोगे कैसे। ध्यान से देखते, मैंने कहा बेटा ये मान लो पी सिस्टम है और ये है आपका ए सिस्टम, ये है आपका बी सिस्टम। सापेक्षिक वेग आपको आता है सबको, मैं पढ़ा चुका हूं सापेक्षिक वेग बहुत तरीके से। तो मैंने कहा सापेक्षिक वेग में 2 चीजें नजर आई, सापेक्षिक वेग बाद में, पहले यहां 2 चीजें नजर आई कि आप लोगों का ये रस्सी जो है ये नीचे की तरफ आ रहा है, मान लो x1 डिस्टेंस, और ये रस्सी ऊपर जा रहा है x2 डिस्टेंस के साथ। तो मैं एक बात तो लिख सकता हूं मेरे बेटे कि अगर मैं x1 की बात करता हूं तो x1 क्या है, x1 है आपकी सापेक्षिक गति a और p के बीच की। x1 जो है वो बेसिकली मेरे को सापेक्षिक दूरी बता रहा है a और p के बीच की, जो कि ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन अगर मैं x2 की बात करूं तो वो मैंने दर्शाया है सापेक्षिक गति p और b की, सॉरी b और p की, इन दोनों की सापेक्षिक गति है, ये इन दोनों की सापेक्षिक दूरी है, लेकिन ये नीचे की तरफ आ रही है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? क्या मैं सापेक्षिक दूरी को ऐसा लिख सकता हूं, अगर ये ऊपर जा रही है तो मैंने लिख दिया ये AP हो गया, और जो नीचे आ रही है वो BP हो गया। मेरे को क्या पता है, मैंने कहा है तो बांधित अवस्था में, कॉन्स्ट्रेन्ड पार्ट है ये, यानी जितना नीचे जाएगा उतना ही ऊपर आएगा। कॉमन सेंस है, दोनों का मान तो समान है, लेकिन दोनों के ऊपर दिशा का मान भी देखा जाएगा, और मैंने कहा दिशा के कारण यहां ऋणात्मक चिन्ह आएगा। ये ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है तो ऋणात्मक चिन्ह लग गया। क्या मैं लिख सकता हूं XA माइनस XP इज इक्वल टू माइनस ऑफ XB माइनस XP? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं मेरे बच्चे, XA माइनस XP माइनस ऑफ XB प्लस ऑफ XP? और मैंने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सॉल्व करने के बाद आप लोगों को यहां देखने मात्र से मिल रहा है XA प्लस में XB इज इक्वल टू 2 टाइम्स XP। मैंने क्या करा, इसको dt से डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ अवकलित कर दिया dt से। क्या मैं लिख सकता हूं dxa बाई dt प्लस में dxb बाई dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स dvp बाई dt? dxp बाई dt आपने लिखा, ये क्या है, ये है आपके a का वेग, ये क्या है, ये है आपके b का वेग, और ये क्या है, ये है आपके पुली का वेग। क्या मैं एक संबंध बना सकता हूं बेटा, va प्लस vb अपॉन में 2?
तो बड़ा कॉमन संबंध है। मैं तो हमेशा आपको कहता हूं कि इसको रट लो, हमेशा मैं तो एक ही बात कहता हूं कि रट लो। हर चीज समझते हो लेकिन इसको रट लो। तो ये संबंध आप लोगों को आ गया बेटा। क्या कह रही है? V1 V2 V3 V4 मानकर करो। देखो इतना जल्दी मत भागो, थोड़ा सा सबर करो यार, ट्रिक भी करी जाएंगी, लेकिन पहले ट्रेडिशनल मेथड तो कर लो। ये फार्मूला समझ आ गया। अब मेरी बात आती है कि इस फार्मूले के अधीन आपको क्या क्या चीजें याद रखनी होती है। आप एक चीज याद रखना कि भाई VA और VB की डायरेक्शन आपको हमेशा लेनी है। डायरेक्शन हमेशा कंसीडर होंगी, हमेशा डायरेक्शन आपको मान्य रखनी है। ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं एक उदाहरण दे देता हूं। सबसे पहले बच्चों वाली बातें। ये आपकी एक पुली है, इस पुली पे एक तरफ एक डब्बा, दूसरी तरफ एक डब्बा। ये डब्बा 3 की गति से नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है 2 की गति से। तो कह रहा है कि इसके वेग का मान बताओ कितना है। आपने कहा फॉर्मूला क्या कहता है? पुली की गति इज इक्वल टू, में ध्यान से सुनना, ए की गति प्लस बी की गति अपॉन 2। लेकिन चीजें क्या कह रही हैं? अगर आप ऊपर जाने की गति को धनात्मक मान रहे हो, अगर ऊपर जाने की गति धनात्मक रखी है तो नीचे आने की ऋणात्मक होगी, ठीक है। तो वो लगाना पड़ेगा। अगर ऊपर जाने की धनात्मक है तो नीचे आने की ऋणात्मक होगी, लगाना पड़ेगा। तुमने कहा बेटा v का मान आ गया 7। एक बारी जल्दी से थम्स अप कर दो, समझ आ गया? बहुत आसान था यार। ठीक इसी तरीके से एक सूत्र लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू A1 प्लस A2/2। खत्म, ये भी हो गया। एक बारी मेरे को यस करो, समझ आ गया मेरे बच्चे? जल्दी से, ये बच्चों वाली बातें आपको आनी चाहिए। अभी मैं जो मेथड बताऊंगा वो मेथड बड़ा सॉलिड रहेगा, इसलिए ये बेसिक बेसिक क्लियर करो, फिर आप इसकी तरफ देखोगे भी नहीं, बड़े बड़े क्वेश्चन वैसे ही करोगे। जल्दी से। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, एक दो प्रश्न दे देता हूं ताकि समझ में आ जाएगा। मैंने कहा बेटा मान लो आपके पास एक पुली है, पुली है नहीं क्या इसमें? चलो, मैंने कहा ये क्या हो गया? ये एक प्रश्न है तुम्हारे पास, ये एक पुली है और यहां पर ये है और नीचे आ रही है एक और पुली है और एक और पुली से डब्बा निकल रहा है, ये डब्बा ऐसे जा रहा है, ठीक है। तुम्हें बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चे, अगर इस डब्बे का गति जो है वो 3 है, अगर इस डब्बे की गति नीचे 3 है और तुम्हें कह रहे हैं कि इस पुली की गति भी नीचे की तरफ 2 है, इस पुली की गति नीचे की तरफ 2 है, तो तुम्हें यह बोला गया है सबसे पहले निकालना है V1 का मान कितना है, फिर निकालेंगे V2 का मान कितना है। बहुत आसान है। तो इस तरह के सिस्टम में आपको पहले ही बता देता हूं, वैसे तो सबको पता भी हो जाएगा अपने आप, कि भाई जब भी जो चीज नीचे होती है पहले उसको सॉल्व कर लो। तो आसान ये दिख रहा है मेरे को, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं जल्दी जल्दी से। तो मैंने कहा इसको सॉल्व करते हुए क्या मैं लिख सकता हूं बेटा, 2 इज इक्वल टू में 3 प्लस में b अपॉन में 2। मैंने कहा उत्तर आ गया यार, ये माइनस में आएगा ऑब्वियसली, ये जो नीचे आ रहा है वो धनात्मक है तो ऊपर जाने वाला ऋणात्मक होगा ना, कॉमन सेंस है, मैंने लगा दिया। तो मैंने कहा मेरे बेटे v का मान कितना आ रहा है आप लोगों का, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस वी, यानी v इज इक्वल टू -1। बोले तो ये ऊपर की तरफ 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जाएगा, ऊपर जाएगा 1 के वेग से। समझ आ गया ना? बहुत आसान है। ठीक इसी तरीके से ये नीचे आ रहा है 2 पे। अब एक बात बता, अब भाई साहब एक चीज सुन लो, जिसने यहाँ पे पुली वाला फॉर्मूला लगाया ना वो पागल हो गया बिल्कुल ही, वो बिल्कुल ही दिमाग नहीं लग रहा। भाई क्यों लगा रहे हो पुली वाला फॉर्मूला? पुली चली नहीं रही ना, ये क्या है, फिक्स है। पुली का वेग यहाँ पे 0 है, तो जितने से ये नीचे आ रहा है उतने से वो ऊपर जाएगा। खत्म। कई बच्चों ने फॉर्मूले लगा दिए होंगे, तो ये चीज बहुत आसान थी, ये सबको पता लग गई है, हो गया खत्म। अब सुनना अब क्या हो रहा है, थोड़ा मुश्किल प्रश्न दूंगा। ये सब तो आसान था ना, लगा दिया।
अभी कह रहा है कि तुम्हारे पास इस तरह का पुली सिस्टम है, यहाँ पे एक पुली है और इधर से एक रस्सी आ रही है जो कि फिक्स है, यहां से एक रस्सी आ रही है, ये एक पुली है, ये ऊपर जा रही है, ये फिर एक पुली से पास कर रही है और यहाँ पे एक डब्बा लटक रहा है। अभी कह रहा है कि ये भी ऊपर की तरफ लटकी हुई है ऐसे। तो कह रहा है अगर इस डब्बे का वेग नीचे की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड है तो तुम्हें कह रहा है कि इस पुली की गति निकालो, इस पुली की आने वाली गति का मान पता करो कितना है। इसका सॉल्व करो बेटा जल्दी से। जल्दी करेंगे। ऑप्शन दूं क्या? ऑप्शन ए आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, नन ऑफ द अबव। करो बेटा। जल्दी से करो, बहुत आसान है यार, सूत्र लगाओ, खत्म करो इसको। चलो अब बच्चों का आंसर भी आ गया, अब मैं सॉल्व करा देता हूं, इसका मतलब क्या है। 1 मिनट का पेशेंस। अभी बात आती है, आपको भी पता है कि बेटा ये नीचे की तरफ आ रहा है 4 से, इसका वेग है 0। फिक्स का मतलब पुली चल ही नहीं रहा, ये तो 0 हो गया। तो मैंने कहा यहां का वेग कितना आएगा, सभी बच्चों ने कहा अगर ये 4 से आ रहा है तो ये भी 4 से आएगा, ये 4 से ऊपर की तरफ जाएगा। यहां तक तो दिक्कत नहीं है बेटा। ये अगर 4 से नीचे आ रहा है तो ये 4 से ऊपर जाएगा क्योंकि इसका वेग 0 है। वेलोसिटी ऑफ द पुली इज इक्वल टू में मैंने लिख दिया 4, ये मान लो -v/2, तो पुली की वेलोसिटी 0 है तो v इज इक्वल टू 4 आ गया, मतलब ये 4 से ऊपर जाएगा। अब यहां से देखो, ये फिक्स है ना, रस्सी है तो फिक्स है, इसका वेग 0, पुली का वेग 0, तो जाहिर तौर पे इसका भी 0 आएगा, फॉर्मूला लगा सकते हो, 2 0 है तो तीसरा भी 0 आएगा, कॉमन सेंस से। तो मैंने कहा अब मेरे को पता है एक बात कि भाई ये पुली की वेलोसिटी है वीपी, क्या मैं जान सकता हूं वीपी इज इक्वल टू में 0 प्लस में 4, अरे 2vp इज इक्वल टू 0 प्लस में 4, तो मैंने कहा वीपी का मान हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, ऊपर की तरफ जाएगी 2 मीटर प्रति सेकेंड के मान से, हो गया खत्म। ऊपर की तरफ 2 मीटर प्रति सेकंड के मान से जाएगी। ज्यादातरों का उत्तर ऑप्शन नंबर ए था, जिसका गलत था वो समझ गया। चलो एक प्रश्न और देता हूं, उसके बाद आगे चलूंगा। एक प्रश्न और लिखो बेटा। अब की बार कह रहा है तुम्हारे पास कि ये एक पुली है और इस पुली पे तुमने एक डब्बा लटका दिया और ये पुली नीचे जाके इस तरह से पुली से पास कर रही है, ये दीवार के फिक्स है और यहां पे ये डब्बा है। अब की बार तुम्हें बोल रहा है अगर इस डब्बे का वेग 4 से ऊपर जा रहा है तो इसके वेग का मान बताओ कितना है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी नन। करो बेटा, बहुत आसान है इसमें तो, मतलब अब तक तो आंसर आ जाता है यार, इतना आसान है ये तो। जल्दी करो। ए ए ए ए ए एंग गुरुजी, ई गुरुजी। अरे गुरुदेव क्या हो गया? अर्श मलिक कह रहे बी, देखते हैं। सुधांशु कह रहा है ए। अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था, कुछ ज्यादा ही आसान है ये। चलो अभी मैं सॉल्व कराता हूं, ध्यान देना। एक बात बताओ यार, इतना आसान था कि तुम आराम से कर सकते थे। इसका वेग 0, इसका 0, इसका 0, क्योंकि सारी की सारी फिक्स है, सारी की सारी फिक्स है। और जब सारी फिक्स है तो एक बात बता, जो इसका वेग है ऊपर जाने का वो ही इसका वेग होगा नीचे आने का। अगर पुली की वेलोसिटी 0 होती है तो मेरे को पता है भाई साहब, इस सूत्र के मुताबिक अगर पुली 0 है तो मैं लिख सकता हूं वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू 0।
यानी v इज इक्वल टू माइनस वी बी। अगर ये ऊपर जा रहा है तो वो नीचे आएगा। ठीक इसी तरीके से अगर ये जीरो है तो ये नीचे आ रहा है तो वो उसी वेग के साथ ऊपर जाएगा, और ये जीरो है तो ये इसी के साथ नीचे आएगा। ये किसने दो बोला था मेरे को? नहीं, दो किसने बोला था मेरे को ये शुरू में? एक तो ये कन्नौजिया, एक अर्श मलिक। हदी मचा रखी बिल्कुल जीवन की है। मैं कह रहा हूं यार, तुम्हें पुली कंसेप्ट नहीं भी आता तो कॉमन सेंस लगाओ भाई। जिससे ये नीचे आएगा, रस्सी तो एक ही है, एक रस्सी में एक गति होती है यार। चलो अब आगे चलते हैं। अब मेरे पास बात आती है, इसको हम और आसान मेथड से कर सकते हैं। उसका नाम आता है मेरे पास इफेक्टिव लेंथ मेथड। तो ये इफेक्टिव लेंथ मेथड क्या होता है समझते? बहुत आसान मेथड है बेटा। जनरली ये कोटा की जो कोचिंग होती है, हम लोग जब वहां पढ़ाते थे तो हम पढ़ाते थे उधर। वैसे ये ऑनलाइन आपको नहीं मिलेगा जल्दी से, मतलब बहुत कम लोगों को पढ़ाया जाता है, ऑफलाइन में ज्यादा मिलता है। तो मैं बता देता हूं इसमें क्या होता है। इसमें आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाऊंगा। मैंने कहा मेरे बेटे, मान ले आपके पास एक पुली है, एक घिरनी है। उस घिरनी पे आप लोगों के दो डब्बे टंगे हुए हैं और ये घिरनी फिक्स है। ये डब्बा अगर वी बी से आ रहा है तो ये डब्बा कितने से ऊपर जाएगा, ये पूछ रहा है। मैं एक चीज तो जानता हूं, ये मान ले वी ए से ऊपर जा रहा है, तो मैं एक बात तो जानता हूं कि भाई वी ए और वी बी का मान बिल्कुल समान होने वाला है, क्योंकि पुली की गति शून्य है। लेकिन मेथड समझो, मेथड जरूरी है। बड़े बड़े क्वेश्चन इससे सॉल्व करूंगा मैं। आपको क्या देखना है बेटा? सबसे पहले आपको देखना है कांटेक्ट पॉइंट, यानी संपर्कित बिंदु कौन से। एक बिंदु ये हो गया संपर्क का, रस्सी और डब्बे का संपर्क यहां हो रहा है। एक बिंदु हो गया ये वाला, रस्सी और घिरनी का संबंध कहां हो रहा है, यहां पे। एक बिंदु हो गया ये वाला, रस्सी और घिरनी का संबंध। और एक बिंदु हो गया ये वाला, ए डब्बे का और रस्सी का संबंध। चार संपर्कित बिंदु आ रहे हैं। क्लियर है ना? तुम्हें मैंने कहा ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार है। तुम्हें क्या करना है, तुम ध्यान से सुनना। एक ही सूत्र है, एक ही काम आएगा। चारों के वेग का जो मान है वो बिल्कुल शून्य के बराबर होना चाहिए। बिल्कुल पहला सूत्र ये, एक ही सूत्र है। और जो रस्सी की लंबाई को बढ़ा रहा है, जो रस्सी की लंबाई को बढ़ा रहा है या नीचे जा रहा है, वो धनात्मक होगा। जो वेग रस्सी को बढ़ा रहा है, मैंने कहा जो वेग रस्सी को बढ़ा रहा है उस वेग को मैं कहूंगा धनात्मक, और जो वेग रस्सी को घटा रहा है वो वेग हो गया ऋणात्मक। पक्का। तीसरी चीज और लिखवा देता हूं जिसमें कभी कंफ्यूज मत हो ना। जो वेग निकालना है, जो वेग निकालना है, उस वेग को हमेशा धनात्मक लेना। उसमें कंफ्यूज ही मत होना आप लोग। ये मत सोचना ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, हमेशा धनात्मक लोगे, हमेशा। सुनो, मैंने कहा मैं एक बात तो जानता हूं कि ये V1 जो है ये नीचे की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब नीचे आ रहा है तो रस्सी बढ़ेगी, इसको फिक्स कर दो, इसको नीचे खींचो तो रस्सी बढ़ेगी। बढ़ेगी तो V1 को मैंने धनात्मक रख दिया। अब ये दो और तीसरा बिंदु जो है ये पुली पर फिक्स है। फिक्स पुली का मतलब इन दोनों के वेग का मान शून्य हो गया। और मैंने कहा ये मेरे को निकालना है, इसको मैंने VA कह दिया। सॉल्व करूंगा, आ जाएगा VA इज इक्वल टू माइनस VB। मैं पूछ ही नहीं रहा तुम्हें आया कि नहीं आया, एक प्रश्न दूंगा और उस प्रश्न को आप जल्दी जल्दी सॉल्व करना। मैं सॉल्व करूंगा, आप समझना, ठीक है? मैंने कहा बेटा अब की बार दूसरा प्रश्न देता हूं तुम्हारे पास। ये प्रश्न मैं दे चुका हूं ऑलरेडी। एक पुली है, उस पुली पे एक डब्बा है, नीचे एक और पुली है, ऊपर एक और पुली है, और यहां से ये जा रहा है नीचे, ये फिक्स है। इसका वेग कह रहा है 3 मीटर प्रति सेकंड है। इसका वेग मान लीजिए 3 है कि 2 है, कुछ भी कर लो, या चलो 2 है। और ये 2 मीटर प्रति सेकंड, ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है? तो तुम्हें बोला जा रहा है कि इस पुली के वेग का मान क्या होगा। सबसे पहले क्या करना,
सबसे पहले तुम लोग अपनी तरफ से संपर्कित बिंदु केंद्र कर दो। पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु, पांचवा बिंदु, छठा बिंदु और मेरी प्यारी बिंदु। लगा दी बिंदु। मैं जानता हूं बेटा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5, 8वें तक सबका मान कितना? 0। खत्म। आप जानते हो V1 नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो रस्सी में धनात्मक स्थिति पैदा हो रही है, लंबी हो रही है रस्सी। नीचे आने का मतलब रस्सी लंबी हो रही है। 2 और 3 का वेग 0 है क्योंकि पुली फिक्स है, मैंने लगा दिया। 4 का वेग मुझे नहीं पता, ये निकालना है। चौथे का वेग आपको निकालना है। आपने कहा बेटा इसको V मान ले, पांचवा भी V हो गया, चौथा और पांचवा। छठा 0 हो गया, देखो पुली फिक्स है, पुली फिक्स है इसका मतलब छठा कैसा बेटा? 0। सातवां भी 0। अब आठवां दोबारा नीचे आ रहा है, दोबारा नीचे आ रहा है तो ये फिर से धनात्मक हो गया 2, आपने कहा 0। मैंने यहां पर लिख दिया 2V प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी V का मान कितना आ रहा है बेटा? -2.5 मीटर प्रति सेकेंड। और ये माइनस आपको दर्शा रहा है कि ये ऊपर की तरफ 2.5 के वेग के साथ चलेगी। मुझे आपकी तरफ से कमेंट चाहिए, मजा आ गया। मुझे आपकी तरफ से कमेंट चाहिए, मजा आ गया, क्योंकि ये बड़ा प्यारा मेथड है, बड़े बड़े क्वेश्चन आप इसी से सॉल्व करोगे। जल्दी देखो इसको, कमेंट चाहिए, मजा आ गया, जल्दी से। बेहतरीन। चलो, कर्ज किया है बुलंदिया खुद ही तुम्हें तलाश लेगी, बुलंदिया खुद ही तुम्हें तलाश लेगी, बस मुसीबतों में हंसना सीख लो। तो मैंने कहा आगे चलते हैं मेरे बच्चे, कि आप लोगों का अगला आता है मेरे पास। प्रश्न देता हूं। चलो, ये प्रश्न बड़ा फेमस है। मटेरियल का नाम तो क्या लूं, लेकिन आप कोटा की जितनी मर्जी कोचिंग में चले जाओ, हर कोचिंग की किताब होती है ना क्वेश्चंस की, जिसको डीपीपी का नाम देते हैं, हर कोचिंग की किताब में क्वेश्चन मिलेगा, इतना फेमस है ये। तो मैंने कहा मेरे बेटे, ये आप लोगों का ब्लॉक है, ये भी आप लोगों का ब्लॉक है। इस ब्लॉक पे आप लोगों का ये ब्लॉक मान लो बी ब्लॉक है, और ये आगे की तरफ जा रहा है 5 मीटर प्रति सेकेंड से। यहां से एक रस्सी, यहां पे फर्श है, फर्श पे एक रस्सी या पुली के माध्यम से जाती हुई ऐसे 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 ऐसे। तो क्या रहेगी, ये एक पुली है, इससे जुड़ा है, ये एक पुली है, इससे जुड़ा है। अब तुम्हें बोला जा रहा है कि बताने कि ए का मान कितना होगा, वी ए कितना होगा। करो बेटा सॉल्व, आप अपनी तरफ से करो, मैं अपनी तरफ से करता हूं। मैं तुम्हें 1 मिनट का समय देता हूं, निकालो उत्तर जल्दी से। चलो मैं निकालता हूं। मैंने कहा सबसे पहले क्या करते हैं, केंद्रित बिंदु संपर्क में ले लो। 3 बिंदु बना दिए, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यही हो रहे। आपने मुझे यहां पर लिखा ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, मैं फालतू लाइन नहीं लिखूंगा मैं। तो मैंने कहा बेटा इसको सॉल्व करने का क्या तरीका बनने वाला है तुम्हारा। तुमने कहा भाई V1 V2 V3 कितना 0, क्यों? अरे फिक्स है ना पुली, पुली फिक्स है तो पुली चल ही नहीं रही, पुली नहीं चल रही तो 0। तो ये 3 तो हटा ही दो। चौथे और पांचवे का वेग मेरे को नहीं पता, ये मेरे को निकालना है, क्योंकि चौथा और पांचवा जो बिंदु है वो पुली ए से कनेक्ट है, और जब पुली ए से कनेक्ट है तो ए का वेग तो निकालना है आपको, वो आपने V मान लिया। मैंने कहा छठा और सातवां आगे की तरफ चल रहा है कि नहीं चल रहा, हाँ चल तो रहे। तो आपने कहा आगे चल रहा है तो रस्सी को लंबा कर रहा है, इसको फिक्स करो। ये आगे चल रहा है तो रस्सी लंबी हो रही है, धनात्मक आएगा। आपने छठे के लिए लिखा 5, सातवें के लिए भी लिखा 5,
8वें पे पहुंचे तो 8वां भी ए से कनेक्ट है, यानी उसका वेग ए वाले के वेग के बराबर। तो आपने लिखा v का मान आ रहा है -10/3, और माइनस का मतलब है कि ये रस्सी को छोटा कर रहा है, छोटा करने का मतलब ये आगे की तरफ चलेगा। क्लियर है बेटा? खत्म। 10/3 उत्तर था, और मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है। बहुत बेहतरीन बेटा, बहुत बढ़िया। चलो मैंने कहा मेरे बेटा अब की बार आपके पास 2 ब्लॉक है। कैसे कैसे ब्लॉक है? एक ब्लॉक है आपके पास ये वाला, चलो एक ब्लॉक है आपके पास बेटा दूसरे वाला, ये रहा। और बहुत आसान दे रहा हूं यार, कोई मुश्किल होगा ही नहीं। ये हो गया। चलो अब तुम्हें बोला गया है कि तुम्हारा ये ब्लॉक है, इस पे से एक रस्सी जा रही है, और ये रस्सी इस पे पलट के आके दोबारा इसी पे मिल रही है। ठीक है, तो कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन हो सकता है। ये ब्लॉक ए है बेटा, ये ब्लॉक बी है। अगर ये ब्लॉक आगे 5 के वेग से जा रहा है तो ये बताओ इसकी गति आगे की तरफ कितनी होगी? ऑप्शन ए 5 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 2.5 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 7 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी 1.25 मीटर प्रति सेकेंड। लगाओ मेरे बच्चे, क्या चल रहा है? जल्दी से करो, सॉल्व करेंगे। क्या आ रहा है? क्या कर रहे हो यार? इतना आसान है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये तो। बच्चे ने कहा बी, ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं बी। यहां पे भी आप लोग कंफ्यूज हो, कई बच्चे ए तो कई बच्चे बी। तुक्का मार दो, बस कुछ भी कर लो, कर दो है। माला समझ नहीं आ रही है तुमको? दोनों तरफ से करता हूं, कॉमन सेंस लगाना। मैंने कहा यार तुम्हारे पास एक डब्बा है, ध्यान देना, मतलब आप लोग सोच कहां पे रहे हो समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा तुम्हारे पास एक डब्बा है, इस डब्बे पे तुम लोगों ने रस्सी बांधी, और रस्सी इस तरह से घूम के वापस यहीं पे आ रही है। तुम दोनों हाथों से पकड़ के उस डब्बे को खींच रहे हो। दोनों हाथों से पकड़ के उस डब्बे को खींच रहे हो, और मैंने कहा यहां पर से तुम खड़े हो, और तुम खींचने के बाद आगे चल रहे हो 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। अबे डब्बा तुमसे बंधा हुआ है ना, डब्बा रस्सी से बंधा, रस्सी तुम्हारे हाथ में, मतलब डब्बा तुमसे बंधा है। और तुम अगर 5 से चल रहे हो तो डब्बा 2.5 से आएगा। कुछ भी, मतलब लगे हो तुम लोग कुछ भी करने में। मैंने कहा भाई कॉमन सेंस क्या कह रही है? कॉमन सेंस कह रही है ये भी 5 से आएगा। मन तो कर रहा है मारकर फेंक के मारू मुंह पे। क्या करते हो यार? उत्तर है इसका ये। चलो सर ये तो कॉमन सेंस हो गई, इफेक्टिव लेंथ वाला तरीका भी करवा दो, सही रहेगा थोड़ा सा। चल देखो बेटा, तो मैंने कहा आपको एक बात तो पता है, ये बिंदु 1 है, ये बिंदु 2 है, ये बिंदु 3 है, और ये बिंदु 4 है। और मैं जानता हूं कि v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 शून्य होता है। मैंने कहा बेटा v1 कितना? 5, v2 कितना? 5। देख ले ध्यान से देख, प्लस मैंने लिख दिया v प्लस v, क्योंकि ये दोनों पुली a से अटैच है और a की गति आपको निकालनी है, तो v और v मान ले दोनों की। तो आपने लिख दिया यहाँ पे 2v इज इक्वल टू -10, यानी v का मान आ रहा है -5। और माइनस क्या दर्शा रहा है? कि रस्सी छोटी हो रही है, यानी ये आगे की तरफ 5 के वेग से चलता हुआ आएगा। कुछ भी लगे हुए हो, बस एक बार तो। अरे नहीं यार, डांटता थोड़ी हूं मैं, तो दोस्त हूं तुम्हारा। चलो उत्तर आ गया ना? एक क्वेश्चन और दे दूं कहो तो? अब क्वेश्चन नहीं, अब कंसेप्ट आएगा। अब की बार आता है बेटा नया तथ्य, ध्यान देना किस तरह से सॉल्व होता है। ये है आपका नया कंसेप्ट। अभी तक तुम लोगों ने आसान चीजें पढ़ी कि तुम्हारे पास ये एक दीवार है, इस दीवार पे एक पुली है, दूसरी तरफ ये दीवार है, इस पे भी एक पुली है। यहां से बेटा थोड़ा पास बना लो इसको। चलो मैंने कहा आपको बोला यहां से आपकी एक रस्सी आ रही है, और अभी तक तुमने क्या पढ़ा है वो बता दो। ये रस्सी आई, ये घूम के ऊपर पुली से होती हुई ऐसे फिर चली गई। यहाँ पे मान लो एक और पुली थी तुम्हारी, तो तुम्हारा अगर ये बक्सा नीचे आ रहा है 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ये बक्सा नीचे जा रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से,
तो ये पुली की वैल्यू तुम लोगों ने निकाली थी और मुझे उम्मीद है बड़े बेहतरीन तरीके से आ भी गई थी। तो मैंने कहा इस पुली की वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व करने के बाद 2.5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सॉल्व करने के बाद 2.5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी, उसमें दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब की बार नया कंसेप्ट क्या आता है, अब थोड़ा सा इसको मैं घुमा रहा हूं। मैंने कहा घुमाने पर कंसेप्ट है, तुम आराम से कर सकते हो, मेरे को पता है। मैंने कहा एक पुली ये है, एक पुली ये है, एक डब्बा यहां लटका हुआ है और ये डब्बा जो है ये इधर से कुछ एंगल पर है। कह रहा है कि अब जो एंगल आ रहा है पुली का, पुली कह लो, कोई बॉक्स कह लो, उस बॉक्स की शेप है ऐसी। उस बॉक्स की शेप कैसी है बेटा, वो शेप है आप लोगों की ऐसी। और अब तुम्हें बोला गया है कि तुम्हें ना इसकी बॉक्स की वेलोसिटी निकालनी है जिस वेग के साथ ये ऊपर जाएगा। बोला गया है कि मान लो ये नीचे आ रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, और ये भी मान लो 2 की रफ्तार से नीचे जा रहा है। तो कह रहे हैं कि इस डब्बे की ऊपर आने के वेग का मान क्या होगा, ये बताओ। प्रश्न समझ आया? अभी सुनो। कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर दिशा के साथ जो इसका कोण है वो थीटा है, और ऊर्ध्वाधर दिशा के साथ इसका कोण भी थीटा है। ऐसा प्रश्न दे दिया। अब आप ग्राफ वाली क्लास क्यों नहीं हुई थी, इसकी बात बाद में करता हूं, पहले समझा देता हूं। अब आप ध्यान क्या दोगे, कॉमन सेंस लगाओ आप लोग। डब्बे नीचे आ रहे हैं, इन ये 2 डब्बों के नीचे आने से क्या होगा, इन 2 डब्बों को मान लो मैंने यहां पर कर दिया। मैंने कहा भाई ये नीचे आ रहे हैं, और नीचे आने के बाद ना ये इस तरीके से दर्शा रहे हैं। अब जैसे ये नीचे आएंगे तो ये डब्बा कहां जाएगा, ऊपर। ऊपर जाने के बाद ये डब्बा मान लो अपनी इस पोजीशन पे जा रहा है, ये डब्बा ऊपर जाके इस पोजीशन को दर्शा रहा है, ठीक इसके ऊपर चले जाएगा। तो मैंने कहा यार कॉमन सेंस क्या कहती है, ऊर्ध्वाधर गति देखने को मिल रही है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ ऊर्ध्वाधर गति आ रही है। तो मैंने कहा सबको पता है ये बात तो, कि अगर मैं देखूं तो इस रस्सी के अंदर हर बिंदु पर आपके 2 का मान है, यानी इस रस्सी में आपका कितना मान आ रहा है बेटा, 2 का। इस रस्सी में आपका कितना मान आ रहा है बेटा, आपने कहा अगर ये 2 से नीचे जा रही है तो इधर भी 2 का ही मान आएगा। और मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूं, 1 2 इधर आ रहा है, 1 2 इधर आ रहा है, लेकिन डब्बा असलियत में ऊपर चल रहा है। इसका मतलब मैंने क्या करा, मैंने कहा क्या मैं लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 2 cos थीटा, ये भी हो जाएगा 2 cos थीटा। तो ओवरऑल ऊपर जाने का वेग कितना, आपने कहा अब की बार आप लोगोगे 2 cos थीटा। अब की बार आप क्या लोगे, 2 cos थीटा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो ऊपर जाने का जो इसका वेग है वो 2 cos थीटा है, ऊपर जाने का इसका भी वेग 2 cos थीटा है। तो मैंने करा 2 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन में 2, ये हो जाएगा आपके डब्बे का ब्लॉक, यानी 2 cos थीटा। चलो एक बार थम्स अप करो मेरे बच्चे कि ये डब्बा आपका किस वेग के साथ ऊपर जाएगा, 2 cos थीटा वेग के साथ ऊपर जाएगा। समझ आया? जल्दी से समझ आया बेसिक चीज? थम्स अप चाहिए हर बच्चे से। ओके चलो, अब कुछ इसी तरह के प्रश्न पूछता हूं, और प्रश्न समझने का प्रयास करना भाई, समझने से सब हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें मैंने कहा मान लीजिए कि सबसे पहला प्रश्न मुश्किल तरीके से ही लेकर आता हूं, लेकिन उसको करने से समझ बहुत कुछ आएगा, मैं ही कराऊंगा। एक बक्सा है, ठीक इसी तरीके से आपके पास दूसरा बक्सा है। इस बक्से से आप लोगों का एक तार निकल रहा है, यहाँ पे एक पुली है, एक तार निकल रहा है, और ऐसे ये तार निकल के ये ऊपर जा रहा है, यहां से घूम के इधर से एक और बक्सा लटक रहा है। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, और काफी पूरा अरसे से कराता आ रहा हूं सेम क्वेश्चन। यहाँ पे एक पुली है, आपको बोला यहां पर भी एक पुली है, ये भी एक पुली है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया? और ये जो डब्बा आपका लटक रहा है, ये जो डब्बा आपका लटक रहा है, इस डब्बे पे लगने वाले तुल्य वेग का मान पता करना है। अगर आपको बोला जा रहा है कि ये जो है इसका ए ब्लॉक है और ये जो है ये बी ब्लॉक,
अब आपको ये बोला जा रहा है कि ए जो है वो आगे की तरफ चल रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, और बी जो है वो रुका हुआ है, इसकी वेलोसिटी 0 है। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन को करने से पहले समझ लो आप अच्छे से। दो डब्बे हैं, इधर से रस्सी निकलते हुए सी को लटका रखा है। कॉमन सेंस क्या कहती है? जैसे जैसे ए आगे आएगा, इधर से रस्सी की लंबाई छोटी होगी और रस्सी यहां से ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होगी। यहां से डिस्प्लेस होते 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 सी नीचे आएगा, यानी जैसे जैसे ए आगे जा रहा है वैसे वैसे सी नीचे आ रहा है। कॉमन सेंस है। तो आपको इतना तो पता लग गया कि भाई आपको यहां पर सबसे पहले सी की सी वेलोसिटी अगर निकालनी है, सी की वेलोसिटी निकालनी है, तो सी पे दो वेलोसिटी लग रही है। एक आपकी लग रही है इस दिशा में, जिसको मैंने कहा v, एक आपकी लग रही है इस दिशा में, जो कि और कुछ नहीं, इस ए के कारण भी तो सी पे आ रहा है। जैसे जैसे ए आगे जा रहा है, ए के साथ में सी संपर्क में है, ए आगे जाएगा तो सी पे भी तो इस तरफ वेग लगेगा, सी भी तो नीचे के साथ आगे जा रहा है। तो सी पे एक ही समय पर दो तरह के वेग लग रहे हैं। एक तो ए वाला वेग लग रहा है, एक नीचे की तरफ जो वो आ रहा है वो वाला वेग लग रहा है। ये आपको पता है, लेकिन गौर आपको इस पे देना है। ये कैसे दोगे? देखो, इफेक्टिव लेंथ मेथड ही करता हूं, ध्यान से सुनना, मुश्किल है। मैंने कहा मेरे दिल के टुकड़े, सबसे पहले बिंदु संपर्क कर लो। ये आ गया पहला बिंदु, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और यहां पर आ गया आठवां। दिक्कत नहीं है। अच्छा, मुझे देखने से क्या समझ आ रहा है? मेरे को देखने से समझ में आ रहा है कि पहले वाले बिंदु का वेग कितना, जो कि ए का वेग है, क्योंकि ए का वेग एज इट इज है। आपने लिखा v1 कितना है? 5 के बराबर। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे का वेग कितना? आपको पता है 0। क्यों? क्योंकि बी वाले के मूवमेंट जो है वो 0 है, बी तो चल ही नहीं पा रहा। जब बी चल ही नहीं पा रहा तो बी का मूवमेंट तो 0 हो गया। आपने कहा बिल्कुल खत्म है। उसके बाद 6 और 7, 6 और 7 की बात करनी है मेरे को। इनका वेग मुझे लिखना है। बेसिकली करना क्या है, इनका वेग लिखना है। अब 6 वाला बिंदु भी आगे जा रहा है, 7 वाला बिंदु भी आगे जा रहा है, पुली है। तो मैंने कहा क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर कि वेलोसिटी 6 और वेलोसिटी 7 का कितना, वो भी 5 हो गया। और आठवें की वेलोसिटी आपको निकालनी है। आठवें की वेलोसिटी आपको निकालनी है। आप सॉल्व कर सकते हैं, उत्तर आ जाएगा। प्लीज मेरे को थम्स अप करो, समझ आ गया ये चीज आप लोगों को जल्दी से। आठवें की वेलोसिटी आपको निकालनी है, यह आपका उत्तर आ गया। सबको ऐड कर देंगे। मैंने कहा क्या मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू 3 इंटू 5, यानी इसका मान आ जाएगा 15। अब जब ये 15 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, तो तुल्य कितना आ गया? रूट ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये आपको पता है। जल्दी करेंगे बेटा, क्लियर है, बहुत आसान है, सबको आ गया। अब इसको थोड़ा सा और मुश्किल तरीके से भी बना सकता हूं मैं, कोशिश करेंगे, फिर इसके बाद नया तरीका। तो मैंने कहा इसी प्रश्न को अब की बार कह रहा हूं, तुम्हें कह रहा है कि अब की बार बताओ ए जो है, ये जो है, एक मिनट और मुश्किल बना देता हूं इसको थोड़ा सा। एक मिनट, कॉपी में लिख के बना रहा हूं, 2 मिनट रुकना। ए ब्लॉक है, ये कह रहा है आपकी बार बी ब्लॉक है। इससे रस्सी बंधी हुई है, घूम के ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है और ऊपर जा रही है, नीचे एक बॉक्स लटक गया ऐसे। ये क्या है? ये है आपकी पुली। यहां पर एक पुली, यहां पर एक पुली, ठीक है, और यहां पर भी एक पुली है। तुम्हें बोला जा रहा है कि अगर ये आगे जा रहा है 10 की गति से और ये आगे जा रहा है 5 की गति से, तो मेरे को ये बताओ कि आपके सी के ऊपर तुल्य वेलोसिटी कितनी। तुल्य भी छोड़ो, नीचे आने की सी की वेलोसिटी कितनी वो बताओ। जो ये वेलोसिटी सी नीचे आ रहा है, ये बॉक्स नीचे की तरफ आ रहा है, उसका मान कितना होगा जल्दी बताओ। बहुत आसान है, जल्दी करेंगे बेटा। क्या चल रहा है हिसाब किताब? यहां मैं आपको 2 बातें पढ़ाऊंगा, मजा आएगा, सुन के देखना उनको जल्दी से। सत्यम राज, हेलो।
क्वेश्चन बड़ा प्यारा है और इसमें कंसेप्ट अच्छा लगेगा तुम्हारा। पीछे वाले में थोड़ी गलती हो गई थी, क्या हुई थी अभी पढ़ा दूंगा। चलिए अभी मैं कराता हूं, ध्यान देना क्या चल रहा है। आपको एक बात तो पता है, केंद्रित कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो मैं एक चीज तो जानता हूं भाई, V1 का मान कितना, मैंने कहा -5। क्यों -5 होगा, क्योंकि रस्सी को छोटा कर रहे हैं। V2 का मान कितना 10, V3 का मान हो गया 0। अब जरा गौर देना, मैंने कहा भाई V2 और V3 में से एक का मान 0, ये गलती पीछे वाले में भी हुई है, समझाऊंगा कैसे। तुम्हें मैंने कहा भाई एक बात बताओ, ये आपकी पुली है, इस पुली पे एक मान आ रहा है यहां, एक आ रहा है यहां, और पुली चल रही है आगे वाली दिशा में 10 की गति से। तो मैंने कहा भाई आगे वाली दिशा में अगर पुली चल रही है 10 की गति से, तो इस तरफ की वेलोसिटी तो आ गई 10, लेकिन इस तरफ की वेलोसिटी आपको निकालनी है अभी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लंबवत दिशा में उसकी वेलोसिटी अभी निकालनी है। इनके बीच का कोण कितना है बेटा, 90 डिग्री। आप लिख सकते हो ये हो जाएगा 10 cos थीटा, ये हो जाएगा 10 cos 90 जो कि 0 है। और देखने से भी मुझे समझ आ रहा है कि मेरा जो डब्बा है वो डब्बा अब की बार कैसे चल रहा है, वो डब्बा अब की बार आगे की तरफ चल रहा है, लेकिन लंबवत दिशा में उसकी कोई गति नहीं है। और जब लंबवत दिशा में कोई गति नहीं है तो लंबवत दिशा में मैं कोई हिसाब लूंगा भी नहीं। ठीक है मेरे बेटे, समझ आनी चाहिए हर बात। आपने कहा ठीक है, तो मैंने कहा V3 0 हो गया। ठीक इसी तरीके से V4 खत्म, V5 का मान 10 आ जाएगा, और V6 कितना -5। लेकिन V7 कितना आएगा बेटा, वही लंबवत वाला कंसेप्ट आ रहा है, नीचे जा रहा है, डब्बा आगे चल रहा है नीचे नहीं जा रहा। तो नीचे नहीं जा रहा तो नीचे की तरफ लंबवत दिशा में गति 0 है, और V8 आपको निकालना है। क्या मैं रख सकता हूं यहां पर 10 + 10 -5 -5 प्लस V इज इक्वल टू 0, यानी V का मान कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 10। यानी नीचे की तरफ आपका V कितनी गति से जाएगा, 10 की गति से। खत्म। एक बारी मेरे को यस करके लिखना सारे बच्चे, यस करके लिखेंगे क्योंकि जो मैंने अभी बताया है वो क्लियर है कि नहीं है। एनडीए क्वालिफाइड हो गया सत्यम राज, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। एसएसबी की तैयारी जम के करना, जल्दी करेंगे मेरे बच्चे। समझ आया, पीछे वाले में भी यही गलती हुई है। पीछे वाले में क्या गलती करी है, जल्दी देखो। मैंने कहा पीछे वाले में आपके 3 का मान कितना, 3 का मान 0, लंबवत दिशा में 3 का मान 0 हो गया। अरे ये तो सारे सही थे ना, फिर यहाँ 7 का मान 0 आएगा। 7 का मान कितना 0, तो अभी लगा देते, ये खत्म। यहां 7 का मान 0 आएगा, V7 का मान 0, तो यानी V का मान 10 आएगा। पीछे वाली में ये गलती थी। चलो क्लियर है मेरे बच्चों को सबको, बहुत बढ़िया। यहां सचिन को समझ नहीं आया, बाकी सबको आ गया। सचिन को नहीं आया, बाकी सबको आया। दोबारा सुनो, कोई बात नहीं, घबराना नहीं, दोबारा सुनो। मैंने कहा बेटा आसानी से समझो इसको। तुम्हें मैंने क्या कहा, मैंने कहा तुम्हारे पास एक डब्बा है, अगर इस डब्बे को मैं आगे की तरफ लेकर जा रहा हूं और इस डब्बे का V गति है, मैंने कहा तुम्हारा प्रश्न ये है कि इसी डब्बे की लंबवत दिशा में गति कितनी होगी। अब तुम कहोगे भाई डब्बा जब आगे जा रहा है तो लंबवत दिशा में तो गति है ही नहीं। डब्बा जब आगे जा रहा है लंबवत दिशा में तो गति है ही नहीं। तुमने कहा लंबवत दिशा में कोई गति नहीं है तो 0 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। तो वही कंसेप्ट मैंने वहां लगाया। मैंने कहा ये डब्बा है, अगर ये डब्बा आगे 10 की गति से जा रहा है और ये डब्बे की एक पुली है, घिरनी है, इस डब्बे पे 2 केंद्रित बिंदु आ गए, एक 2 और एक 3। अब 2 वाला बिंदु तो इसी दिशा में है ना, 2 वाला बिंदु जो है वो इसी दिशा में है, लेकिन 3 वाला बिंदु कहां है, लंबवत दिशा में है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो यहाँ V2 का मान तो उतना ही हो गया जितना डब्बे का था, लेकिन V3 का मान 0 होगा क्योंकि लंबवत दिशा में चल ही नहीं रहा डब्बा आपका। क्लियर है मेरे बेटे सचिन, सचिन और पायल जल्दी मेरे को बताएंगे क्लियर है। गुड आफ्टरनून यतिन, कैसे हैं आप, जल्दी से क्लियर है बेटा, थम्स अप करो या यस लिखो।
चल अभी इसको क्लियर करते हैं, ये तो बच्चों वाली चीजें थी। अब अगले कंसेप्ट पर आता हूं। अगला कंसेप्ट मेरे को कहता है मेरे बच्चे, दैट इज कॉल्ड वेज प्रॉब्लम्स। अभी वेज प्रॉब्लम शुरू कर रहा हूं, ध्यान से समझते हुए चलना क्या होती है वेज प्रॉब्लम्स। अगला मेरे पास आता है वेज प्रॉब्लम्स। वेज क्या होता है, सबसे पहले तो वही क्लियर करो। वेज को कहते हैं बेटा नततल। अब आपको वेज गति के बारे में पढ़ना है, नततल समझो पहले। आपके जितने भी इस दुनिया के अंदर इस तरह के कितने भी प्लेन है, इस दुनिया के अंदर जितने भी आप लोगों के इंक्लाइंड प्लेन है, उन इंक्लाइंड प्लेन को मैं क्या कहता हूं बेटा, नततल। ये हो गया, ठीक इसी तरीके से ये हो गया। ये क्या है बेटा आप लोगों के, ये सारे नत्तल। एक उदाहरण देता हूं नत्तल का, किस तरीके से काम आएगा, गौर करेंगे उस पे। ये रब नहीं होता क्या, चलो जो भी है। आपको मैंने कहा मान लीजिए एक नत्तल है और इसके ऊपर मैंने एक डब्बा रख दिया ऐसे। इस नत्तल का वजन है बड़ा एम, डब्बे का मान है छोटा एम, और इस नत्तल का जो थीटा है वो ये है, और इसका भी यही होगा थीटा। मैंने कहा कॉमन सेंस लगाओ। अगर मैं ये कहता हूं कि ये नत्तल जो है यहां से फिक्स है, ये नत्तल अगर यहां से फिक्स है, तो जाहिर तौर पे इस डब्बे को किस रास्ते से चलना पड़ेगा। आप कह सकते हो ये डब्बा सिर्फ एक ही रास्ते पे फिसल सकता है, किस पे। आपने कहा ये छोटे वाला जो डब्बा है ये सिर्फ इसी रास्ते पर फिसल सकता है। ऐसा तो नहीं है ये डब्बा अपने आप हवा में उड़ के चले जाएगा, ऐसा तो नहीं है ये डब्बा सीधा सीधा हवा में चलने लग जाएगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे, इस डब्बे के पास चलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कि बड़े डब्बे के ऊपर से होकर गुजरता है। तो मैंने कहा ये समझ में आ गया दूसरी भाषा में कि आपका छोटे वाला डब्बा जो है वो बड़े वाले डब्बे से बंधा हुआ है ना। ठीक इसी की तरह से एक और उदाहरण देता हूं। मान लीजिए मेरे बच्चे कि तुम्हारे पास एक छोटा सा इस तरह का एक डब्बा है, उस डब्बे का मास है बड़ा है, और इसके ऊपर एक छोटा डब्बा रखा है, और ये पूरा का पूरा कहाँ रखा है मेरे दिल के टुकड़े, जमीन के ऊपर। जब ये जमीन के ऊपर रखा है तो मैंने कहा मान लो कि आप क्या कर रहे हो, आपने छोटे वाले डब्बे, ये बड़े वाले डब्बे को ऊपर की तरफ उठाया। तो जब आप बड़े वाले डब्बे को उठाओगे, मान लो बड़ा डब्बा आपने x दूरी से उठा दिया, तो जाहिर तौर पे आपका छोटे वाला डब्बा जो है उसको भी आप लोगों के x दूरी से उठना पड़ेगा, यहां से यहां तक इसको भी x दूरी से उठना पड़ेगा। और मैंने कहा कि छोटे बड़े वाला डब्बा जब भी उठेगा तो वो छोटे वाले डब्बे को साथ में लेकर उठेगा, यानी बड़े वाले डब्बे की गति छोटे के साथ बंधित है। तो ये आपको समझ में आ गया कि इस तरह के मोशन जिसमें कोई ना कोई कारण मुझे दिख रहा है कि हाँ ये बंधित है, उसको मैं कहूंगा वेज प्रॉब्लम्स, यानी वेज बंधित गति, नततल बंधित गति। कुछ उदाहरण देता हूं, उन उदाहरणों को आप लोगों को समझना है कैसे क्या चल रहा है। मैंने कहा मान लीजिए आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस इंक्लाइंड प्लेन पे आप लोगों ने एक इस तरीके की डंडी रख रखी है, और वो डंडी कहां से आ रही है, किसी फिक्स पोजीशन से आ रही है। अब ये डंडी हमेशा इसी तल पर चलेगी, ये डंडी इसी तल पर डिपेंड है, ये डंडी और कहीं नहीं जा सकती, ये इसके साथ बंधित हो गई है। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये तल आगे जाएगा या पीछे जाएगा तो ये डंडी नीचे या ऊपर होगी। तो ये डंडी की जो ऊपर या नीचे होने की गति है वो इस तल के आगे या पीछे होने के कारण हो रही है। क्लियर है। एक और उदाहरण दे देता हूं आप लोगों को, एक बार आप लोग मेरे को थम्स अप भी कर दो। नत्तल का बेसिकली कंसेप्ट समझ आया कि क्यों हम इसको कहते हैं आप लोगों का वेज प्रॉब्लम, या सिंपल भी करो। मैंने कहा ये आपका एक नत्तल है, यहां पे एक सिंपल आपने डब्बा रख दिया। अब आपको पता है कि मान लीजिए ये डब्बा नीचे की तरफ आ रहा है वी गति से, ये डब्बा नीचे की तरफ आ रहा है वी गति से, और ये नीचे से मान लो फिक्स है। तो ये मेरे को पता है कि भाई ये डब्बा जो है ये हमेशा और हमेशा कैसे चलेगा, नीचे की तरफ चलेगा, और कहीं नहीं जा सकता, ये डब्बा हवा में नहीं उड़ सकता। तो जब ये डब्बा नीचे चलेगा तो ये बंधित गति आ गई। या इसी में उदाहरण लिखो, मान लीजिए आपने एक ऊपर पुली बना दी। जब आपने एक पुली बनाई तो इस पुली के माध्यम से एक डब्बा मैंने लटका दिया जिसका मास है m2। अब मुझे एक बात तो पता है कि अगर ये डब्बा इस दिशा में जा रहा है और जितनी गति से जा रहा है, जितनी भी गति से जा रहा है, उतनी ही गति से ये डब्बा भी ऊपर उठेगा।
उठेगा कि नहीं उठेगा, जल्दी बताओ। तो ये दोनों डब्बे जो है ये कैसे हो गए, आपस में बंधित गति हो गए, यानी ये डब्बे आप लोग घिरनी के माध्यम से बंधित बना रहे हो, ये घिरनी के माध्यम से बंधित हो रहे हैं। लेकिन ये वाला सिस्टम कैसा हो गया, ये नततल के माध्यम से ये नततल बंधित हो गया। तो एक ही उदाहरण के अंदर आपने दो विषय लगा दिए, दोनों को सॉल्व करेंगे अभी हम। तो आपको क्लियर है बेसिकली कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं और आपको ये चीजें कैसे कैसे देखने को मिलेंगी। चलो पहला ही प्रश्न आपके लिए लाता हूं, बहुत आसानी से करना, उसको क्लियर होनी चाहिए सारी बातें। मैंने कहा मेरे बच्चे सबसे आसान प्रश्न, ध्यान से समझते हुए चलना, कंसेप्ट जो बताऊंगा वो क्लियर होना चाहिए बस। पहला प्रश्न मैंने कहा आप लोगों के पास एक नत्तल है और इस नत्तल पे आपने एक डब्बा रख दिया जिसका मास है m, इसका मास है बड़ा है। कहा जा रहा है कि ये नीचे की तरफ अगर आ रहा है मान लो किसी वेलोसिटी से, नीचे की तरफ ये v1 वेलोसिटी से या v बॉक्स की वेलोसिटी से आ रहा है और ये पीछे की तरफ va वेलोसिटी से चल रहा है। अब मेरे को ये तो पता है कि भाई आपका ये डब्बा जो है ये हमेशा इसी तल पर चलेगा क्योंकि ये इसके साथ बंधित है, ये इससे बाहर नहीं जा सकता। तो मुझको ये तो पता है कि ये क्या है, ये एक बंधित गति का उदाहरण है। अब बंधित गति का उदाहरण कैसे कैसे कहां कहां लगता है सब समझ आ रहा है तुमको। तो मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें यह बोला जा रहा था कि इस डब्बे पर लगने वाले तुल्य बल का मान पता करो कितना है, इस डब्बे पर लगने वाले तुल्य वेग का मान पता करो। यह तुम्हारा प्रश्न है कि इस डब्बे पर लगने वाले तुल्य वेग का मान क्या होगा ऑन बी, ये बी है। कैसे करोगे, मान लीजिए ये आपका थीटा है, मान लीजिए ये आपका थीटा है। आपको पता है भाई अगर तुल्य बल की बात कर रहा हूं, बस इतना ही बोल रखा है तुल्य वेग निकालो, तो तुल्य वेग जमीन के रिस्पेक्ट में निकालते हो, धरातल के रिस्पेक्ट में निकालते हो। क्यों, बड़ा कॉमन है, देखना। अभी तुम्हें मैंने कहा अभी अगर आप इस डब्बे को देखो तो इस डब्बे पर एक वेग इस दिशा में लग रहा है, एक वेग इसके लंबवत ऐसे लग रहा है, और मैंने कहा मेरे बच्चे कि इसका इस दिशा के साथ कितना कोण है, ध्यान से देख। मैंने कहा अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल खींचता हूं तो ये थीटा है तो वो भी थीटा होगा कि नहीं होगा, जल्दी देख। बिल्कुल होगा सर। अगर ये थीटा है तो ये पूरा कितना हो गया, पाई माइनस थीटा। मैंने कहा इसकी गति मुझे गिवन है वी ए है, उसकी गति है वी बी। क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे कि वी एन क्या होगा, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2 वी ए वी बी कॉस 9 पाई माइनस थीटा। एक बार मेरे को सभी यस करो, मैंने जो पहला प्रश्न तुम्हारे लिए करा है ये पहला प्रश्न आया कि नहीं आया, ये बताओ। पहला प्रश्न आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया, मेरे को यस करो, क्योंकि ये बहुत आसान है और इस तरह से आप लोगों को चीजें निकलने में भी आएंगी, मजा आएगा। चलो अब मैं एक और देता हूं, अब अपना दिमाग लगाएंगे आप लोग। दूसरा प्रश्न कुछ इसी तरीके का, एच.सी. वर्मा की किताब में यह प्रश्न दे रखा है आप लोगों को कि आप लोगों का ये एक है और ये एक डब्बा है, और इस डब्बे पर तुम लोगों ने क्या करा, एक पुली के माध्यम से एक और डब्बा नीचे लटका दिया। इस डब्बे का मास है सी डब्बा है, मास वास छोड़ो ना। तुम्हें यह बोला जा रहा है कि तुम्हारा इस डब्बे का नीचे की तरफ एक वेग देखने को मिल रहा है जिसका मान है v, नीचे की तरफ एक वेग देखने को मिल रहा है जिसका मान है v, और इस v का मान है मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके कारण ये डब्बा पीछे की तरफ चल रहा है 1 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से। अब देखो आपको पता है न्यूटन ने कहा था कि अगर किसी पे भी कोई बल लगाते हैं तो वो हमारी तरफ भी लगाता है। कॉमन सेंस लगाएंगे कि जब ये छोटा डब्बा इस पे आगे की तरफ आएगा तो इसी की प्रतिक्रिया की वजह से ये डब्बा पीछे भागेगा, जब वो इस पे मूव करेगा तो ये पीछे भागेगा, होगा, ऐसा पक्का होगा, इसमें शक नहीं है। तो तुम्हें मैंने कहा अगर ऐसा हो रहा है तो तुम्हें यह बोला गया है कि इस सी पर लगने वाले तुल्य वेग का मान क्या होगा, वी नेट ऑन सी। ऑप्शन ए में कह रहा है रूट 5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी में कह रहा है रूट 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी में कह रहा है रूट 3 मीटर पर सेकेंड,
ऑप्शन डी में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे उपयुक्त में से कोई नहीं। करो सॉल्व, जल्दी करेंगे एक बारी। आसान नहीं है मेरे को पता है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, ये भी पता है। जल्दी करो, फिर इसके बाद एक मुश्किल क्वेश्चन दूंगा और। चलो मैं सॉल्व कराता हूं, ध्यान देना क्या चल रहा है। मैंने कहा मेरे बच्चे आप कह सकते हो कि आप लोगों का एक डब्बा है, ये आगे की तरफ आ रहा है और घिरनी के माध्यम से दूसरे डब्बे से बंधा हुआ है, ठीक है। मैंने कहा यार एक बात तो समझ आ रही है कि जितना ये डब्बे के अंदर रस्सी का वेग आ रहा है, ये पूरी रस्सी के अंदर वेग का मान समान है कि नहीं है? जल्दी देखो। आपने कहा बिल्कुल समान है यार, ये पूरी रस्सी के अंदर वेग का मान समान है। मैंने कहा जितना ये x आगे की तरफ भागेगा, ये जितना डिस्टेंस आगे चलेगा, ये उतना ही डिस्टेंस ऊपर आएगा। समझ आ गई है? तो मैं इतना तो कह सकता हूं, अगर दोनों का डिस्टेंस बराबर है, ये मान लो एस बी है, ये मान लो एस सी है, जितना वो आगे आएगा ये उतना ऊपर चलेगा, बंधित गति है। तो मैंने कहा एस बी जो है वो अगर एस सी के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं वी बी जो है वो वी सी के बराबर होगा। यानी जो गति इसकी है वही गति इसकी होगी ऊपर जाने की तरफ, दैट इज कॉल्ड 2 मीटर पर सेकेंड। और मैंने कहा कि एक बात बताओ, ये आपका सी डब्बा है, इस सी डब्बे पे ऊपर की तरफ 2 मीटर प्रति सेकंड की गति लग रही है, इसी डब्बे पे आगे की तरफ 1 मीटर प्रति सेकंड की गति लग रही है, तो मैं तुल्य निकाल सकता हूं। मैंने कहा ये एक ये दो, तुल्य कितना? रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √5। चलो ये भी आप लोगों का सॉल्व हो गया। ज्यादातर बच्चों का सही था, कुछ बच्चों का गलत था, लेकिन मुझे उम्मीद है सही कर लिया होगा। कोई दुविधा है तो आप वीडियो में लिख दीजिए कमेंट में, मैं देख लूंगा, ठीक है। आगे चलते, एक और प्रश्न आता है इसी तरह का। अब कह रहे हैं कि तुम लोगों के पास ये डब्बा है, इस डब्बे पे बोला जा रहा है कि एक दीवार से एक रस्सी बंधी है। ये भी रेजोनेंस से पता नहीं अच्छे वर्मा का क्वेश्चन है, तो ये भी प्यारा क्वेश्चन है, आसान है। आपको बोले एक डब्बा है, इधर से एक डब्बे पर पुली है, रस्सी से एक बंदा मतलब बक्सा आ रहा है और इस डब्बे से बंधा हुआ है ऐसे। तुम्हें बोला जा रहा है यहां पर मेरे प्यारे बच्चे कि तुम लोगों का अगर इस डब्बे का आगे जाने का वेग तुमको कह रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड है, इस डब्बे का आगे जाने का वेग अगर 2 मीटर पर सेकंड है, तो तुमको यह बताना है कि अगर ये ब्लॉक सी है तो तुल्य गति सी पर कितनी होगी। यानी सी पर तुल्य गति कितनी होगी? धरातल के सापेक्ष, धरातल के सापेक्ष में तुल्य गति कितनी है वो बताओ। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है बेटा 2√2 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी में कह रहा है 5√2 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी में कह रहा है √3 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी में कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी करेंगे बेटा, क्या आ रहा है? इजी क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आप आराम से कर लोगे इसको। जल्दी करेंगे सर, आप साइड से लिखा कीजिए, मैं समझा नहीं। साइड से कैसे? मैं समझा नहीं यार। चलिए सॉल्व करते हैं, क्योंकि इतना समय मैं देना नहीं चाहता, बहुत आसान है, समझने की चीज है, समझो आप। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, फिर अभ्यास करने के लिए खुद करना, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें कहा ध्यान से देखना, एक बात तुमको पता है कि ये डब्बा अगर आगे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो जाहिर तौर पे ये सी ऊपर की तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा? बिल्कुल खींचेगा यार। मैंने कहा मान लीजिए ये डब्बा आगे जाके इसने यहां से यहां तक एक एक्स दूरी तय कर दी,
ये डब्बा x दूरी आगे चला गया, ये डब्बा x दूरी आगे चला गया, या मैंने कहा मान लीजिए ये डब्बा यहां था और यहां से यहां पर ये डब्बा आया है x दूरी आगे। अब जाहिर तौर पे जितनी रस्सी आगे ये आगे आ रहा है उतनी रस्सी को ये खींच रहा है। अब जितनी रस्सी यहां खिंचती चली जाएगी उतनी रस्सी यहां से ऊपर उठेगी कि नहीं उठेगी? आपने कहा बिल्कुल उठेगी। अब ये रस्सी भी ऊपर की तरफ उतनी ही उठ रही है, यानी जैसे जैसे ये डब्बा आगे आता जा रहा है वैसे वैसे सी ऊपर उठता जा रहा है। कॉमन सेंस लगाओ। तो तुम्हें मैंने कहा भाई ये मान लो ए ब्लॉक है, वो मान लो सी ब्लॉक है, तो मैंने कहा एक्स से जो है वो एक्स सी के बराबर है, यानी मैं अवकलन कर सकता हूं और ये लिख सकता हूं बी ए जो है वो वीसी के बराबर है। अगर एक्स से एक्सी के बराबर है तो बी ए वीसी के बराबर है, कोई दुविधा ही नहीं है। अगर बी ए वीसी के बराबर है तो ये मान लो आपका एक डब्बा है सी। सी की गति कितनी? जितनी इसकी गति आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ए की गति 2 है तो सी की गति ऊपर की तरफ 2 ही होगी, क्योंकि रस्सी उतने खिंचाव से जा रही है। अब तुमने कहा 2 इस पे ऐसे लग रहा है, 2 इस पे ऐसे लग रहा है, तो उत्तर कितना आ गया? 2√2। बच्चों वाली बात है, पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। मेरे को यस करना भाई साहब, 4-5 बच्चे यस करो, 4-5 बच्चे मेरे को यस करो। समझ आ गया आपको? देखिए सचिन चौहान, वैसे तो आसान क्वेश्चन है ये, फिर भी अगर समझ नहीं आ रहा, कई बच्चों को आज की क्लास में हो सकता है समझ ना आए ज्यादा, तो मैं कहना चाहूंगा बेटा जाकर इस वीडियो को दोबारा देखेंगे आप। अगर आपको दोबारा देखने से भी समझ नहीं आता तो डरना नहीं है, आप ऑफलाइन कमेंट में मेंशन करना, मैं दोबारा से करा दूंगा, ठीक है? जल्दी से आगे चलते हैं। अब की बार एक प्रश्न टेढ़ा देता हूं, ध्यान से देखना। तुम्हें कह रहे हैं ये भी किसी ऑफलाइन मटेरियल का था, मैंने किसी जमाने में करा था, तो मेरे को थोड़ा ध्यान आ रहा है, बेसिक बेसिक प्रश्न, फिर मैं मुश्किल तो बाद में देखूंगा। एक आप लोगों का ये आ रहा है, तुम्हें बोला जा रहा है कि तुम्हारे पास एक दीवार है, ये क्या है? पूरी दीवार है, और इस दीवार के माध्यम से तुम्हारे पास एक और ऐसा वो है, मतलब क्या कहते हैं उसको, वेज है ये भी। यहां पर ये वेज है और ये दीवार नीचे तक है, इसका कोण है थीटा, और तुम्हें ये बोला जा रहा है कि अगर ये इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है, मान लो v1 वेलोसिटी के साथ, ये इधर की तरफ जा रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ, और इसका मान मान लीजिए 45 डिग्री है। तो तुम्हें यह बोला जा रहा है कि इस डब्बे का, इस वेज का नीचे आने का मान कितना होगा। ये इसके साथ फिक्स नहीं है, दीवार के साथ फिक्स नहीं है, ठीक है ना? दीवार के साथ फिक्स नहीं है ये, वो जो ऊपर वाला बी पार्ट है और ये ए पार्ट है, तो नीचे बी की गति कितनी है वो पूछ रहा है, यानी ये जो बी नीचे की तरफ आएगा इसकी गति कितनी होगी ये पूछ रहा है। ध्यान से सुनना, मैं कैसे कर रहा हूं वो देखना, ठीक है? तुम्हें मैंने कहा मेरे बच्चे अगर आप समझ कर चलते हो तो आपको इतना तो क्लियर है कि जब ये डब्बा आगे की तरफ जाएगा, मान लो इस डब्बे का आगे जाने का जो हिसाब किताब बन रहा है वो आगे जाकर इस तरह की पोजीशन शो कर रहा है। अब जब ये डब्बा आगे जाकर इस तरह की पोजीशन शो करेगा तो यहां से आप लोगों का ये जो नया वाला वेज है वो इतना नीचे आ जाएगा, यानी मान लो इसने वाई डिस्टेंस कवर अप की है और इसने यहां से यहां तक एक्स डिस्टेंस कवर अप की है, मतलब ये एक्स डिस्टेंस आगे चला गया, ये एक्स डिस्टेंस है, और उसने नीचे आने में वाई डिस्टेंस तय करा है। ये आगे जाने में एक्स तय कर रहा है, वो नीचे आने में वाई तय कर रहा है। मैंने कहा ये आगे जाने में एक्स तय कर रहा है, वो नीचे आने में वाई तय कर रहा है। इनके बीच का कोण कितना है? 45। क्या मैं लिख सकता हूं tan 45 इज इक्वल टू में y बाई एक्स, यानी आपने कहा y इज इक्वल टू एक्स। y क्या है? उसकी नीचे आने की गति, x क्या है? उसकी आगे जाने की गति। अब इसको समय के रिस्पेक्ट में अवकलन करके क्या मैं लिख सकता हूं मेरे दिल के टुकड़े, वी ए जो है वो वी बी के बराबर है। तो मैंने कहा भाई अगर वो 2 से आगे जा रहा है तो ये भी 2 से ही आएगा नीचे, खत्म। तो मोटा मोटी तौर पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको tan 45 ना मान के अगर थीटा लिखता हूं तो मैं ऐसे लिख देता हूं। समझ आ गया ना ये? अगर आप लोग लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा, यानी वी बी इज इक्वल टू
वी ए टेन थीटा होगा ही होगा। ये क्लियर है आपको? जल्दी से मेरे को बताएंगे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा प्रश्न है ये। चलो अभी और करवाता हूं। ठीक इसी तरीके के ये बड़ा फेमस प्रश्न है, ये बहुत फेमस प्रश्न है, मैंने बनाया भी था आपके लिए। कि आप लोगों का एक नत्तल है और इस नत्तल पर आप लोगों का ऊपर दीवार से, ये क्या है बच्चे, ये आपकी दीवार है दो। इस दीवार में से एक लकड़ी का इस तरीके का वेज बना हुआ आता है और ये है बॉडी ए, वो है बॉडी बी। अगर ये पीछे की तरफ चल रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, दो मत करो ताकि चीजें वी की टर्म्स में रहेंगी तो सही रहेगी। ये पीछे से चल रहा है वी ए से और ये थीटा है, तो ये नीचे पर कितने से आएगा, वी वाई सॉरी, इसका नीचे आने का वेग कितना है, ये बॉक्स का नीचे आने का वेग कितना है। तो देखो ऑप्शन देता हूं, आप लोग थोड़ा सा अटेम्प्ट करो। आपको बोला गया है v इज इक्वल टू में वी बी कॉट थीटा, ऑप्शन बी में कह रहा है v इज इक्वल टू में वी सेक थीटा, ऑप्शन सी में कह रहा है v इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा, ऑप्शन डी में कह रहा है उपयुक्त में से कोई भी। कोशिश करो फिर मैं करवा देता हूँ जल्दी से। और आज 3:15 वाली क्लास में मजा बहुत आएगा तुम लोगों को पढ़ के, क्योंकि आज 3:15 वाली क्लास में मैं तुमको कुछ प्रैक्टिकल दिखा दूंगा, मतलब अगर हो सका पॉसिबल तो दिखा दूंगा जल्दी। जल्दी से करेंगे। चले मैं सॉल्व करता हूं, आप लोग गौर देना, इतने समय की आवश्यकता ही नहीं थी। एक बात आपको पता है कि ये नीचे आ रहा है, मान लो ये नीचे आ रहा है y डिस्टेंस से, ये x आगे जा रहा है, तो वही सेम कंडीशन लगाओ आप लोग। मान लीजिए कि ये डब्बा आगे जा रहा है और आगे जाने के बाद इस डब्बे की पोजीशन जो थी, आगे जाने के बाद इस डब्बे की पोजीशन जो थी वो ये है, और इसकी नीचे आने की पोजीशन यहां से शुरू हो गई। तो ये बेसिकली यहां से ये नीचे y आ रहा है और ये डब्बा यहां से x जा रहा है, सेम चीज हो गई ना वो। तो ये x आगे मूव कर रहा है, ये y ऐसे जा रहा है, ये अगर थीटा है तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, यानी मोटा मोटी तौर पे मैंने लिखा वी बी इज इक्वल टू वी टेन थीटा, सॉरी वी बी नहीं वी इज इक्वल टू वी बी टेन थीटा। तो उत्तर सेम था, वो बात अलग है, लेकिन कंसेप्ट अच्छा था। अब इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछता है एग्जाम में, वो भी समझा देता हूँ क्या है। मान लीजिए अब की बार तुमको ये कह रहा है तीसरे वाले पैटर्न पे कि तुम लोगों का अब की बार जो ये डब्बा है, ये डब्बा दीवार से इस तरीके से आ रहा है, ये डब्बा दीवार से इस तरीके से आ रहा है और ये बिल्कुल फिक्स है यहाँ से ना, मतलब ऐसा नहीं है कि ये टेढ़ा है सीधा है, ये मतलब इसके साथ बिल्कुल मिला हुआ है। अगर ये आगे की तरफ जा रहा है वी ए से, तो ये अब की बार नीचे किस गति से आएगा वो तुमको कह रहा है, और अगर इसका मान है थीटा, ऑप्शन में कह रहा है वी ए इज इक्वल टू वी बी टेन थीटा, ऑप्शन में कह रहा है वी बी इज इक्वल टू में वी ए टेन थीटा, ऑप्शन में कह रहा है वी बी इज इक्वल टू वी ए साइन थीटा, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है वी ए इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा। सॉल्व करो मेरे बच्चे, तुम्हारे मुताबिक क्या है उत्तर? अच्छा है, बहुत प्यारा प्रश्न है। कंसेप्ट इज सेम, अनुराग पाल हेलो, कंसेप्ट इज सेम, एब्सोल्युटली सेम। द मेन थिंग इज आपको थोड़ा सा समझ कर चलना है बस, कंसेप्ट एकदम क्लियर है। ओके मैं सॉल्व करता हूं, आप लोग ध्यान देना कैसे कैसे क्या हो रहा है। मैंने कहा मेरे बच्चे कॉमन सेंस वही लगाऊंगा मैं, कि मान लीजिए आपका ये डब्बा इस गति से आ रहा है, अब की बार ड्रॉ नहीं करूंगा, बिना ड्रॉ करे करूंगा। ये वी ए से आगे चल रहा है, इसने मान लो एक्स दूरी तय कर दी,
तो ये नीचे की तरफ y दूरी तय करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। आपने कहा भाई ये नीचे की तरफ y दूरी तय कर रहा है, ऐसे ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। क्या मैं लिख सकता हूं ये y नीचे आ गया, ये x आगे चला गया, यही तो मतलब है। तो मैंने कहा मैं लिख सकता हूं यहां पर अगर ट्रायंगल बनाता हूं तो ट्रायंगल कुछ इस तरीके का बन रहा है, ये x है, ये y है, ये tan थीटा है और ये 90 है। क्या मैं लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चे साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा आप लोगों का y अपॉन x हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू में x साइन थीटा आ जाएगा यहाँ, तो यानी v b है ना ये, हाँ v b इज इक्वल टू v a साइन थीटा हो जाएगा। तो यही चीज आपने सॉल्व करी है, चलो क्लियर है। अब की बार वो सीधा नहीं आ रहा, अब की बार टेढ़ा जा रहा है, तो टेढ़ा जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने टेढ़ी दिशा में बनाया, ये x आगे गया, वो y नीचे आ गया, और जब ऐसा हुआ तो मैंने ट्रायंगल बना दिया और वहां से वेलोसिटी आ गई। वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इजी कंसेप्ट लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरे को 2-3 बच्चे थम्स अप करो कि समझ आ गया ना तुमको, जल्दी तो नहीं निकाला, और जल्दी निकालना बनता भी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बैठ के लिखने की कोई जरूरत है, कंसेप्ट अगर स्ट्रांग है तो ओरली सॉल्व हो रही है, जल्दी क्लियर है। एक और क्वेश्चन देता हूं, अब की बार और आसान आएगा। ये मेरे को जब मैं पढ़ाया करता था पहले ना, तो मेरे को एक बच्चे ने डाउट पूछा था, तो ये मुझे वो याद है, दिखा देता हूँ क्या है। एक नत्तल है, इस नत्तल के ऊपर एक बॉक्स ऐसे है और उसके ऊपर एक डब्बा ऐसे है। तुम्हें बोला गया है इसका ये डब्बा 1, 2 और 3 है, इसका कोण है अल्फा। तो बोला गया कि आपको पहले वाले का त्वरण बताना, अगर ये ए त्वरण से आगे जा रहा है, अगर वो ए त्वरण से आगे जा रहा है तो कह रहा है कि पहले वाले का त्वरण कितना होगा नीचे की तरफ, वो बताओ। क्वेश्चन सुन रहे हो आप? अगर ये बड़ा डब्बा आगे की तरफ स्लाइड करता है तो जाहिर तौर पे छोटा डब्बा नीचे की तरफ आएगा। आ कैसे सकता है? सिर्फ और सिर्फ इसी तल के अभाव, वैसे नहीं आ पाएगा। ये आगे जा रहा है ए से तो वो नीचे आ रहा है, और ये अगर नीचे आ रहा है तो ये वाला डब्बा नीचे ऐसे आएगा। ये वाला डब्बा ऐसे चल रहा है, दूसरा डब्बा ऐसे चल रहा है, लेकिन तीसरा डब्बा तो नीचे आ रहा है ना। कॉमन सेंस दिमाग में लगाओ आप लोग अपने, सोचो इसको। ये पीछे जा रहा है, ये नीचे गिर सकता है और कहीं नहीं गिर सकता, और जब ये नीचे जाएगा तो ये ऐसे आएगा। हाँ, तो आपको बेसिकली क्या पूछ रहा है? आपको कह रहा है कि इस पे एक्सेलरेशन निकालो कितना है। मैंने कहा इस पे निकाल लो a1 है, पहले a2 निकाल लेता हूं कितना है। आप लोग कह सकते हो अगर ये थीटा है तो ये भी अल्फा होगा कि नहीं होगा? वो तो पक्का होगा। आपने कहा भाई इस ट्रायंगल के अंदर दो एक्सेलरेशन आ गई, एक लग रही है ए से, एक लग रही है a2, और ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल कितना हुआ आप निकाल सकते हैं? कोई बच्चे दिक्कत तो नहीं आ रही? मैंने कहा ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। हाँ, आपने कहा a2 आपको निकालना है, a2 अगर आपको निकालना है तो मैं ये डायरेक्टली लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चे। ए आपको पता है a2 निकल सकता है कि नहीं, जल्दी से मेरे को बताएंगे। क्लियर? मैंने कहा आप निकाल सकते हो भाई, ये ए है तो a2 कितना आ जाएगा? ये लगभग a cos अल्फा, a2 इज इक्वल टू a cos अल्फा। वो नीचे जा रहा है, नीचे जाने के कारण माइनस आएगा, बट माइनस की मैं कोई औकात नहीं समझ रहा अभी। अब मुझे एक चीज तो पता है कि अगर आपको ये पता लग चुका है, अब आप इस बॉक्स पर देखिए, अगर आपको ये पता लग चुका है a2, तो आप नीचे आने वाली एक्सेलरेशन को नहीं निकाल सकते। जल्दी से मेरे को करेंगे मेरे बच्चे, क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? जल्दी से। आपको अगर आगे जाने वाली एक्सेलरेशन का मान पता लग चुका है, जिसको मैंने कहा है यहां पर आप यहां से लिख सकते हैं मेरे बच्चे, आपका ये a2 है, आपने कहा ये एंगल अल्फा है, तो ये वाला दिशा कितना
आप इसको रिजॉल्व करो। आप लिख सकते हो यहां पर इस दिशा में इसका त्वरण आ जाएगा a2 cos अल्फा, इस दिशा में आ जाएगा a2 sin अल्फा। आपने कहा a2 sin अल्फा क्या हो गया आप लोगों का, नीचे आने का त्वरण इसका, इस दिशा में आने वाला त्वरण ही तो a2 sin अल्फा है। तो आपने क्या करा, एक संबंध बना दिया। क्लियर है ना मेरे बच्चे? जल्दी से देखो यार, बहुत आसान तरीके से करे मैंने, ये पता लग गया तो आपने ये निकाल लिया इसका, आपको पता है ना, ये पता लग गया आपको, ये आपका अल्फा है तो ये a2 cos अल्फा हो गया, ये a2 sin अल्फा हो गया। और मुझको पता है कि a2 sin अल्फा जिस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है उसी से ये वाला आएगा, क्योंकि ये उसके ऊपर बैठा है, उसी से तो आएगा नीचे। एक और प्रश्न इसी तरह का आता है, ये होमवर्क दूंगा मैं तुम लोगों को और कर लोगे, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर किताब में मिलेगा तुमको। ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक इस तरीके का तल है, यहां पर एक डब्बा है ऐसा, और इसी से मिलता जुलता एक डब्बा इसका ऐसा है, ऐसा। तो ये ए बॉक्स है, ये बी बॉक्स है, और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो अल्फा है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो अल्फा है। तो तुम्हें कह रहे हैं कि अगर ये आगे की तरफ एक त्वरण से आ रहा है ए बी से, तो ये ऊपर की तरफ किस त्वरण से उठेगा वो बताना है। अगर ये आगे की तरफ ए त्वरण से खींचा जा रहा है, अब जाहिर तौर पे जब इसको धकेलोगे तो वो ऊपर उठेगा, तो इनके बीच का कोण अगर अल्फा है, तो अगर ये आगे की तरफ ए बी से आ रहा है तो वो ऊपर कितने से उठेगा, इन दोनों के बीच का संबंध बताओ। सॉल्व करेंगे मेरे बच्चे, ये आपका होमवर्क रहेगा। और आज के सत्र के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं भाई, काफी बच्चों को समझ नहीं आएगा, काफी बच्चों को हो सकता है समझ ना आया हो, इससे पहले वाला क्वेश्चन मैं समझा देता हूं एक बार, लेकिन इस सत्र को आप लोग दोबारा देखना। भौतिकी को प्रैक्टिकल तरीके से सोचने का सत्र है ये, किताबों में फॉर्मूले लिखने से नहीं होगा, सच बात है। तो इसीलिए इसी सत्र को दोबारा देखना, और फिर मैं अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दूंगा, वो करना, ठीक है। इससे पहले वाला प्रश्न बता देता हूं क्या था। आप मेरे बच्चे कह सकते हो यहां पर, एक मिनट, चल आपको ये तो पता है कि आपका ये वाला डब्बा अगर ए से आगे जा रहा है तो ये दूसरे वाला डब्बा नीचे आएगा, और दूसरे वाला डब्बा जिस गति से ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे जा रहा है, जिस वेग से, जिस त्वरण से, उसी त्वरण से ऊपर रखा हुआ डिब्बा भी ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे आएगा। असल में दूसरा डब्बा ऐसे जा रहा है, लेकिन इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, जो ऊर्ध्वाधर वियोजन है, जो ऊर्ध्वाधर घटक है, वो ही घटक आपका A1 के बराबर होने वाला है, क्योंकि ऊपर रखा हुआ पदार्थ उसी घटक से नीचे आने वाला है, वो उसके ऊपर रखा है। तो बेसिकली मेरे को ये निकालना है, बेसिकली मुझे ये निकालना है। मैंने कहा इसका मान मान लो A डैश, आपको कह रहे ये A है, और अगर ये अल्फा है तो जाहिर तौर पे मेरे बच्चे, ठीक है, जाहिर तौर पे आप लोगों का ये वाला कोण भी अल्फा होगा। अब ये पता है आपको, जैसे मैंने आपको कहा कि आपका ये अल्फा है, तो भाई ये भी तो अल्फा होगा, तो मैंने कहा ये अल्फा होगा ना, हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा हो गया ये अगर अल्फा है तो बेटा ये भी अल्फा हो गया। आपने लिखा ये हो गया A2 cos अल्फा, और ये हो गया A2 sin अल्फा। तो मेरे को इतना तो समझ आ गया कि आपका A1 जो है वो और कुछ नहीं, वो A2 sin अल्फा के बराबर है। अब A2 sin अल्फा का मान आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब की बार समझ आ गया मेरे को, जो 4-5 बच्चे कह रहे थे दिक्कत है। पायल, डॉक्टर आरुषि, दीक्षा, जल्दी से, दीक्षा, पायल और डॉक्टर आरुषि, ये 3 बच्चे कहेंगे क्लियर है। चलो
तो अभी चलता हूँ फिर। थैंक यू फॉर कॉन्टिन्यूसली वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत। इसके कोई नोट्स मैं आपको देने नहीं वाला, क्योंकि इसके नोट्स का कोई ऐसा प्रभाव है नहीं। ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको खुद से करने, लेकिन इस सत्र को मेरे कहने से दोबारा देखना, और हो सके तो वीडियो को शेयर किया करो यार, थोड़ा लाइक भी कर देना अगर अच्छा लगता है। और वीडियो में आप लोग कमेंट नहीं करते हो, एज योर विश, बोलना व्यर्थ है आप लोगों के आगे। तो अभी चलता हूँ फिर। थैंक यू फॉर कंटिन्यूसली वॉचिंग मी, बाय।